12th standard students, right? Last one. Sorry. It's going to be bad if I'm not going to confuse your faces like this. Sorry. But ये एनसीईआरटी के बुक्स है। एनसीईआरटी के 11th and 12th standard के बुक्स usually not enough for people to study for these exams. 11th के 12th के दोनों के आई थिंक 11th के बुक में फिजिकल ज्योग्राफी एंड 12th के बुक में इकोनॉमिक इंडिया इकोनॉमिक कवर होता है। क्या हो गया? एनडी के लिए ये पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। ये प्रैक्टिकल वर्किंग ज्योग्राफी यूजुअली नहीं पूछते आपको ज्यादा, प्रैक्टिकल वर्क पे इतना कुछ नहीं आता है आपको, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट वो ये अज्यूम करके चल रहा है कि आपने स्कूल में जो ज्योग्राफी पढ़ी थी वो आपको आती है, लेकिन कंसिडरिंग द रिएक्शंस आई गेट फ्रॉम यू गाइस, आई फील आपका सिलेबस काफी डिफरेंट है एज टू व्हाट यूज्ड टू बी टॉट अर्लियर। सो प्रोबेबली यू डिड, आपने कभी लाइन वर्क, कार्टोग्राफी ये सब सीखा है, मैप मेकिंग वगैरह ये सब कुछ नहीं सीखा है? इस पे यूजुअली क्वेश्चंस नहीं पूछते, लेकिन आपके इसके लिए नहीं पूछते। आपको यूजुअली इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी पे क्वेश्चंस आते हैं, एंड इंडियन इकोनॉमिक्स आते हैं। ये दो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, ये देख लीजिए। इसके साथ साथ एक और होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड के लिए, इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सो दैट शुड आल्सो वर्क। हाँ, आइडियली। चलो पीपल, आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर। हाँ, you guys, you on your phones, hello, back to earth जी। क्या चीज? फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, वो सही है। फर्स्ट टू गुड। फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी में क्या आएगा? फिजिकल ज्योग्राफी। फर्स्ट बुक में फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी। अरे थोड़ा सा आएगा इसमें से, एक दो क्वेश्चंस पूछते उसमें से। एक्चुअली अगर आप 11th एंड 12th में ज्योग्राफी ले लेते हो, तो आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होती है 11th एंड 12th का जो ज्योग्राफी होता है वो एनीवेज एनडीए के लिए पूछा जाता है। आपका स्टेट बोर्ड का भी ज्योग्राफी पूछा जाता है, सो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। भैया ऑलवेज एडवाइजेस यू पीपल टू टेक ज्योग्राफी एज योर, हाउ डू यू से, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है क्या वो आपका? क्या सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी आपके लिए? इट्स एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होता है वैसे, राइट? तो वैसा एक सब्जेक्ट ये ले लीजिएगा, ज्योग्राफी ले लीजिएगा। मोस्ट ऑफ 11th एंड 12th का ज्योग्राफी इज कवर्ड, मतलब वो एनडीए का सिलेबस का ही पार्ट है। पीपल लिसन नाउ, we are making this lecture live, so I cannot run around places and I can't teach you from there, so I'll teach you from here. Okay, is that fine? And hopefully we should not have any problems today of other people saying कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है या whatever. आपको कल की पेस कैसे लगी? ठीक ठाक लगी? समझ में आ रहा था, नहीं आ रहा था? ठीक ठाक, थोड़ा फास्ट लग रहा था? मैं थोड़ा स्लो जाती हूँ, एंड आप हाथ उठाकर बोल दिया कीजिएगा कि ये फास्ट हो रहा है और समथिंग लाइक दैट। सो देयर आर मेनी फैक्ट्स रनिंग इन माय ब्रेन व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, तो मैं उसको कैचअप करने की कोशिश करती हूँ। थैंकफुली मैं फास्ट बोल भी पाती हूँ, तो माय माउथ कैचेस फास्टर विद माय ब्रेन, सो दैट इज समथिंग, दैट इज अ प्रॉब्लम विद मी। आप मुझे रिमाइंड कर दीजिए, मैं सुन लिया करूंगी। हेलो, ओके। All right, I'll give you a quick recap of what we did yesterday. Turns out we don't. Do we have any 12th standard students in the classroom? Aren't you supposed to sit downstairs? Because we are doing geography, that's why you're sitting here? Okay, but isn't this repetitive for you? अच्छा ठीक है आपके लिए, नो वरीज, बिकॉज देन मुझे सिर्फ आपके लिए फिर फास्ट जाना पड़ेगा,
या तो देन अगर ये पूरा 11 स्टैंडर्ड है तो फिर मैं आई कैन टेक इट एट अ स्लोअर पेस, मुझे बहुत फास्ट जाने की जरूरत नहीं। आप बताइए कैसे जाना है, एग्जाम आपकी है। स्लो चलो क्विक तो चलेगा, ओके ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी, आई गिव यू अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड यस्टरडे। हमने ना कल ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखा था, उसमें बिग बैंग थ्योरी देखी थी एंड ऑफ कोर्स स्टेडी स्टेट यूनिवर्स की थ्योरी देखी थी। ओके, प्लीज रिमेंबर बिग बैंग थ्योरी इज द मोर स्टैंडर्ड, यू नो, मोर वाइडली एक्सेप्टेड वन, whereas steady state theory हम अभी मानते नहीं है, लेकिन कभी कभी यूपीएससी likes to ask you questions on how to compare and contrast, तो इसलिए वो आपको पूछ लेते हैं। ओके, तो पता होना जरूरी है, आपको उसको फॉलो करना या इम्प्लीमेंट करना जरूरी नहीं है। ओके, गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स एंड स्टार्स का फॉर्मेशन देखा था हमने, तो उसमें उसके 3 कीवर्ड्स बोले थे मैंने आपको। एक कोहेजन, बिकॉज सिमिलर मैटर विल अट्रैक्ट सिमिलर मैटर, तो वो एक कोहेजन, एक्यूमुलेशन एंड एक्रीशन। ओके, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन तीनों की वजह से मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, बड़ा मैटर बनता है, बड़े मैटर का प्लैनेटिस्मल्स बनते हैं, और ज्यादा मैटर अट्रैक्ट कर ले तो फिर वो सीधे प्लैनेट्स ही बना लेता है। ओके, ठीक है, सो दैट इज दैट। फॉर्मेशन ऑफ मून के लिए वो थ्योरी याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड एज द जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस, बिग स्प्लैश, है ना, वो सब चीजें। कॉन्स्टलेशंस पे क्वेश्चंस आपको यूजुअली मैंने बहुत कम देखे हैं कॉन्स्टलेशंस पे क्वेश्चंस। द ओनली क्वेश्चंस यू माइट गेट फ्रॉम दीज आर कि वो पोलैरिस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने आपको कल यहाँ दिखा दिया था। क्या कहाँ दिखाया था मैंने आपको कल ये कॉन्स्टलेशन, ये see this is what I wanted to show you yesterday also, but I didn't get a very clear picture. ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है, the circle that I'm tracing, हाँ, this is the circle of the Earth's northern axis. Okay, Earth का जो northern axis है, उसका जो orbital axis है जिसके अराउंड वो ऑर्बिट करता है, तो उस एक्सिस का वो सर्कल है, वो उसके प्रेसिशन, जिस एक्टिविटी को हम प्रेसिशन कहते हैं, जिस मूवमेंट को हम प्रेसिशन कहते हैं, तो उस एक्टिविटी की वजह से ये सर्कल आता है। यार सर, ये आप जो कोई मर्मर कर रहे हैं, if your murmur gets louder than me, then that will not work in the classroom. Is that okay? आप मुझसे तेज बात नहीं कर सकते क्लासरूम में, क्योंकि मैं माइक पे बात कर रही हूँ। ओके, ऑलराइट, लेट मी करेक्ट, लेट मी रिफ्रेज। आप बाकी मत कीजिए, जो कोई बात कर रहा है बाकी मत कीजिए, दैट इज फार बेटर। यू से नहीं, आपसे थोड़ा धीमे बात करेंगे तो चल जाएगा, दैट वोंट वर्क बाबा। सो हियर वी आर, ओके, वी आर सेइंग कि ओरिजिनली दिस इज द सर्कल, एंड जो भी स्टार इस सर्कल के अराउंड आता है या इस सर्कल पे गिरता है या सर्कल पे आता है, तो वो यूजुअली हमारा नॉर्थ स्टार हो जाएगा। ओके, डिपेंडिंग ऑन विच एरिया और टाइम, विच एरा और टाइम पीरियड वी आर इन। तो ये देखिए, ये सी की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब पुराने जमाने में 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 4000 साल पहले। तो एक थुबान नाम का, एक थुबान थुबान नाम है शायद उसका, तो वो एक नाम का स्टार हुआ करता था, फेमस स्टार है वो। तो पुराने इजिप्शियन पीरियड में, जब पुराना वो नहीं, वो बांध रहे थे पिरामिड और ऑल, हाँ, तो उस जमाने में दिस यूज टू बी द स्टार, दिस यूज टू बी आवर नॉर्थ स्टार। ओके, मतलब जो आज पोलारिस है वो पहले थुबान हुआ करता था। फिर आज हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अर्सा माइनर का जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है पोलारिस, वो अभी हमारा नॉर्थ स्टार है। ओके, फिर ये एक्सिस आगे आगे शिफ्ट करते जाने वाला है। सो ये वाले जो स्टार्स है, ये सेफिस का जो गैमा सेफे करके स्टार है, एराई जिसका कल हमने नाम डिस्कस किया था, तो वो होगा हमारा अगला स्टार। इट विल टेक अनदर 2000 years for us to reach this stage, but this is how it goes. And then आगे जाके, now you see this एराई lies far away from this circle, right? ये थोड़ा सा दूर है इस सर्कल पे, वो एराई बराबर इस सर्कल पे नहीं गिरता है ना, इट डज नॉट फॉल ऑन दिस सर्कल। सिमिलरली ये वाले जो स्टार्स है, ये भी बराबर इस सर्कल पे नहीं आते। नेक्स्ट स्टार जो हमको पता नहीं, और पता नहीं कितने 14,000 में के आसपास, 12,000 to 14,000 एडी के आसपास जो दिखेगा, दैट विल बी वेगा देन। ओके, वेगा इज अनदर स्टार। सो ये पॉसिबल लिस्ट ऑफ स्टार्स है जो नॉर्थ स्टार करके सर्व कर सकते हैं। ओके, करंटली इट इज गोइंग टू बी द पोलारिस, even though there is a huge story around it called as Dhruv Tara, so that because we assume कि it is very stable and वो move नहीं करता है। The story is simply कि अभी फिलहाल हमारे रेफरेंस के लिए, for the current age that we are in, this star is going to be very stable and it will remain a north star. Okay, but because of the precession of axis, ये stars बदलते जाएंगे, हर 26,000 years का साइकिल होता है वापस एक स्टार से दूसरे स्टार, उसी स्टार पे आने को, लेकिन एवरी 4,000 3,000 years में ये बदलते जाते हैं। ओके, इज दिस गुड पीपल? हाँ, ऑलराइट। ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए मैंने आपसे कहा था प्लीज ये सारे नाम याद रखिएगा। देयर हैज बीन वन क्वेश्चन इन ऑल दीज इयर्स, जब आपको पूछा गया है कि ये सारे थ्योरीज जिन्होंने प्रपोज किए थे, तो ये इनका नाम क्या है एंड वो थ्योरीज कौन सी है। अब उन्होंने क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा था
कि उन्होंने आपको 4 ऑप्शंस दिए थे और कहा था कि इसमें से ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का थ्योरी कौन सा है। आइडियली यू शुड नो कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का इकलौता थ्योरी मानते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी। ओके, बाकी सारे तो ओरिजिन ऑफ अर्थ के थ्योरीज। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, राइट? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स माने पूरा का पूरा यूनिवर्स कहाँ से आया उसका थ्योरी, उसके लिए एक बिग बैंग है। ओरिजिन ऑफ अर्थ के, लाइक वी डिस्कस्ड यस्टरडे, ये मल्टीपल थ्योरीज हो सकते हैं जिसमें या तो कोल्ड ओरिजिन था या फिर हॉट ओरिजिन था, मतलब हॉट मैटर था जो कूल डाउन हो गया, या फिर कोल्ड मैटर था जो बाद में थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का आ गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज वी हैव ओवर हियर, उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। नाउ वी कम, टुडे वी बिगिन विद द सोलर सिस्टम। ओके, सोलर सिस्टम इज, अपना इकलौता एक सोलर सिस्टम है क्या? नहीं। क्लियरली जहां जहां सन अवेलेबल होगा और वो जितने कितने प्लैनेट्स को सस्टेन कर पाएगा उतने आपको सोलर सिस्टम्स मिल जाएंगे। ओके, सो क्लियरली वी हैव आवर ओन सन। ओके, ये हमारा स्टार है जिसको हम प्यार से सन बुलाते हैं। सो ऐसे मल्टीपल स्टार्स होते हैं और ऐसे मल्टीपल स्टार्स के साथ एसोसिएटेड अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, and that particular star and the planets associated with it, along with the little celestial bodies, other celestial bodies in it, like meteoroids or centaurs or comets या फिर asteroids, ऐसे जो छोटे बड़े बॉडीज होते हैं आसपास के, इंटरस्टेलर डस्ट, रेडिएशन, ये भी तो काउंट करना पड़ेगा। ये सब कुछ मिलाकर आपका सोलर सिस्टम बन जाता है। ओके, जहां तक उस सन का इन्फ्लुएंस होगा, सन का नहीं, स्टार का इन्फ्लुएंस होगा, उसके सोलर विंड्स का इन्फ्लुएंस होगा, उसको बुलाएंगे आप उसका सोलर सिस्टम। इज दैट क्लियर? ओके, तो अपना जो सोलर सिस्टम है ये बेकार पिक्चर है, मुझे अच्छा नहीं लगता, आपको देखना है तो आप देख लो, लेकिन क्लियरली यहाँ पे एक सन दिखाई दे रहा है। कैन यू मेक आउट द सन ओवर हियर? आपको कर्सर दिखाई दे रहा है ना मेरा, या फिर मैं उसको लाल लाल बना दूं? यार ना, ये स्पॉटलाइट लेके अभी अभी नजर आ रहा है? नो, इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट विजिबल? इज द स्पॉटलाइट विजिबल? लाल कलर का डॉट दिखाई दे रहा है क्या आपको? इज दैट बेटर नाउ? ओके, तो वी आर सेइंग दिस इज द सन। ओके, फिर उन्होंने 2 प्लैनेट्स तो लिखवाए भी नहीं आपको, फर्स्ट के मर्क्यूरी एंड वीनस, सीधा अर्थ से शुरू करवाया है यहाँ पे। अर्थ, मार्स, जुपिटर ऐसे आता है, एंड देन दीज आर द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स, पूरे 8 प्लैनेट्स आते हैं। एंड देन ये वाला पार्ट नजर आ रहा है आपको, ये जो वाला पार्ट है उसको कहते हैं हीलियोस्फीयर। हीलियो मीनिंग सन, स्फीयर माने जहां तक इन्फ्लुएंस होगा उतना। ओके, तो हीलियोस्फीयर माने उतना एरिया जहां तक सन का इन्फ्लुएंस होगा। when we are saying sun का या star का, here we are trying to say, we are trying to gauge the influence of the solar winds. Okay, sun से जो solar winds आते हैं उसका influence जहां तक रहेगा उतने region को हम कहेंगे heliosphere. Okay, और फिर उसके बाद आता है ये वाला जो region होता है वो heliopause आता है, मीनिंग यहाँ तक बंद हो जाएगा वो। यूजुअली ये ज्योग्राफी में या एटमॉस्फेयर से रिलेटेड चीजों में ना, पॉज का मतलब होता है कि वो लिमिट है उस पर्टिकुलर बाउंड्री, ये बाउंड्री है या लिमिट है उस पर्टिकुलर लेयर का। ओके, that is how pauses are used in geography, or other related to this particular section or topic. Okay, and then ये बाकी का जो है वो इंटरस्टेलर मीडियम है। इंटरस्टेलर मीडियम मतलब स्टेलर मीनिंग रिलेटेड टू स्टार्स, इंटर मतलब बिटवीन 2 स्टार्स। ओके, तो स्टार्स के बीच का जो मीडियम होता है, रेडिएशन है, डस्ट है, जो भी है, वैक्यूम है, उसको हम सबको मिलाकर इंटरस्टेलर मीडियम बुला रहे हैं। ओके, इज दिस क्लियर? हाँ, क्लियर सो फार? ऑलराइट, लुक एट दिस पार्ट। दिस इज द सन, ये रहे आपके मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, पहले 4 प्लैनेट्स। ओके, ये जो प्लैनेट्स होते हैं इनको इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बुलाते हैं। टेरेस्ट्रियल बिकॉज वो अर्थ जैसे है, टेरा जैसे, इसलिए उनको टेरेस्ट्रियल बुलाते हैं। ओके, अब इनकी खासियत ये होती है कि ये छोटे छोटे होते हैं, अक्सर रॉकी होते हैं, सॉलिड होते हैं, इनको यूजुअली एटमॉस्फेयर नहीं होता, दे डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ मून्स, क्योंकि छोटे प्लैनेट्स है ना, तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इतना नहीं है। यूजुअली मून्स कौन से बॉडीज को होते हैं? जिनका मास बहुत बड़ा हो, साइज बहुत बड़ा हो, एंड क्लियरली उसकी वजह से वो ज्यादा मटेरियल अपने आप की तरफ अट्रैक्ट कर सके। अदरवाइज वो मून्स को मेंटेन कैसे करेंगे ना, खुद के अराउंड घुमाते घुमाते? उसके लिए ग्रेविटी लगती है, राइट? यू नीड ग्रेविटी ऑफ अ ह्यूज बॉडी टू कीप दोस मून्स इन चेक एंड लेट देम रिवॉल्व अराउंड दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, राइट? तो उसके लिए आपको साइज बड़ा होना चाहिए। क्लियरली ये प्लैनेट्स की उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। ओके, तो अर्थ का एक ही सैटेलाइट होता है, मून, एंड मार्स के 2 होते हैं। मर्क्यूरी एंड वीनस को तो मून्स ही नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी नेचुरल मून्स एट ऑल। ओके, क्वासी मून मिलता है वीनस को, लेकिन क्लियरली उसको एक्चुअल मून नहीं बुला सकते, इट्स नॉट एन एक्चुअल मून। ऑलराइट, ठीक है, सो मर्क्यूरी, वीनस डू नॉट हैव एनी मून्स, अर्थ एंड मार्स हैव 1 and 2 each respectively. ऑलराइट, सो इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और इनकी एक और खासियत होती है, इनको रिंग्स नहीं होते। ओके, रिंग्स समझते हैं, सैटर्न के रिंग्स याद है आपको कैसे होते थे, राइट? तो इनको ये रिंग्स नहीं होते। ऑलराइट, सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, राइट?
उसके बाद में आपको इसके बीच में मार्स एंड जुपिटर के बीच में क्लियरली एक एस्टेरॉइड बेल्ट नजर आ रहा है। कैन यू मेक आउट द एस्टेरॉइड बेल्ट? ओके, इसके अंदर एस्टेरॉइड्स होते हैं। ओके, एस्टेरॉइड्स इरेगुलर शेप बॉडीज होते हैं, बड़े ह्यूज बॉडीज होते हैं, रॉकी सॉलिड बॉडीज होते हैं, एंड ये जब तक अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं आते तब तक हमको इससे ज्यादा डर नहीं है। लाइक इफ एन एस्टेरॉइड डज स्ट्राइक अर्थ, इट इज सपोज्ड टू बी आर्मागेडन, लाइक जजमेंट डे इवेंट होगा वो, एंड ऑफ डेज का इवेंट होगा वो, ऐसे मानते हैं हम। ओके, लेकिन मूवीज में अच्छा लगता है, थैंकफुली हमारी तरफ आ नहीं रहा है। ओके, लेट्स गो विद दैट। सो दिस इज द एस्टेरॉइड बेल्ट, लेकिन यहाँ पे एस्टेरॉइड्स होते हैं इसलिए इसको एस्टेरॉइड बेल्ट बुलाते हैं, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। उसके बाद जो 4 प्लैनेट्स आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, ये जो 4 प्लैनेट्स है ये क्लियरली उनको आउटर प्लैनेट्स या जायंट प्लैनेट्स या गेशियस प्लैनेट्स बुलाते हैं। ओके, क्लियरली रॉकी सॉलिड नहीं होते हैं, ये गेशियस होते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ह्यूज होते हैं यूजुअली, और गेशियस होते हैं। जुपिटर का तो बेचारे का इतना बड़ा है कि वो अगर और थोड़ा बड़ा बन जाता तो स्टार ही बन जाता, लेकिन हुआ नहीं उसके साथ। ओके, सो जुपिटर इज क्लियरली दैट मैसिव, इतना बड़ा प्लैनेट है वो। तो जुपिटर का जो एटमॉस्फेयर है वो यूजुअली हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना है, जुपिटर एंड सैटर्न का। वेयरएज यूरेनस एंड नेपच्यून के जो एटमॉस्फेयर है वो अमोनिया एंड मीथेन से बने। ओके, सो इसलिए उसको वो स्पेसिफिक रंग भी आ जाता है नेपच्यून को एंड ऑल ना, यू कैन सी दोस टिपिकल ब्लूइश ग्रीन कलर्स वगैरह जो आते हैं वो उसकी वजह से आते हैं जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो। ओके, इन प्लैनेट्स की खासियत ये है कि ये मैसिव होते हैं, ह्यूज होते हैं, दे आर गेशियस इन नेचर मोस्टली। इनके बहुत रिंग्स, इनको हर किसी को, ये चारों के चारों प्लैनेट्स को रिंग्स अवेलेबल होते हैं। ओके, बड़े सारे मून्स होते हैं इनके और इनको रिंग्स अवेलेबल होते हैं। अब ये रिंग्स बनाने का सीन ये है कि ये जो एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स या मीटियोरॉइड्स वगैरह होते हैं, उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, डेब्रीज वगैरह होते हैं, तो वो आके अटक जाते हैं प्लैनेट के अराउंड, बिकॉज प्लैनेट्स बहुत मैसिव है, उनका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो वो आके अटक जाते हैं और रेन के फॉर्म में डस्ट, आइस, क्योंकि ये दूर भी है ना सन से, तो आइस भी मिलता है आपको यहाँ पे। पुढे फर्स्ट बेंचला येऊन बस तिथं. ए पुढे क्या नाम तेरा? डबल बैटरी. तेरा नाम क्या है? शिव ना? आगे के बैठ. सुत आगे के बैठ. आगे फर्स्ट बेंच बैठ. पीछे बैठे फर्स्ट बेंच में आगे बैठो. 274। तो तुम्हें मारेगा, मेरा लकड़ी से ये मारेगा. नासा का डेटा है मेरे पास, सूची में चल घर से बैठा. क्योंकि वो हम चले मैडम. स्टैंडर्ड डेटा मानेंगे, नासा का डेटा विल बी स्टैंडर्ड डेटा। सूची इंजेक्शन लेना पड़ेगा. वो निकला क्या? तो ये क्या बोलते, ये फोन में नहीं निकला ना? क्या हो गया उनको? मैंने मारा. या लो मारे. also सोचो सोचो. I don't know, but yeah, I thought you had promised to not do that. नहीं वो मेरे पास। हेलो हेलो बैठला मैं. हाँ alright, so you are here, तो जुपिटर सैटर्न, इधर आके बैठेगा, उसको सुनेगा भी, तेरा इंग्लिश सुधरेगा. आगे के बैठ. मैं तो हिंदी में ही बात कर रही हूँ। ओ या अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि मैं ऐसा कुछ कह रही हूँ या ऐसे कोई वर्ड्स या कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ जो आपने पहले सुने नहीं हो, समझे नहीं हो, तो सिंस वी आर गोइंग स्लो यू कैन सिंपली इंटरप्ट मी एंड आस्क की पता नहीं, बोलो क्या बात है। बस बस. ठीक है, सो वी आर सेइंग कि आउटर प्लैनेट्स जो होते हैं या गैस जायंट्स जो होते हैं, दे आर बेसिकली गेशियस इन नेचर, ऐसे रॉकी सॉलिड प्लैनेट्स तो नहीं होते, बहुत बहुत मैसिव होते हैं, एंड बिकॉज दे आर वेरी मैसिव इसलिए उनका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, एंड इसकी वजह से उनके उनके सब में, चारों में आपको रिंग्स मिलेंगे। यू आर वेरी we are very familiar with the rings of Saturn, but not so much with the rings of the other planets. But you have to remember कि Saturn के rings बहुत spectacular है, so it makes for a great picture also. Okay, बाकी के जो planets होते हैं उनके rings, सब रिंग्स. no, Mars doesn't have rings. अंदर का planet है, inner planet है, तो उसको rings नहीं है क्या? नहीं नहीं है rings, Mars को rings नहीं। I thought यार पता नहीं किसी ने कुछ discover कर लिया होगा, और if I'm not up to date तो मुश्किल हो जाएगी। पर भाई किधर है? ठीक, आ गया. Jovian, right. Another word. Thank you for reminding me. These are also called as Jovian planets. Outer planets, gas giants, या Jovian planets, because ये आपका नाम क्या है? Sorry. अजहर अली. बात पूछ रहा है. किससे बताया ये?
तो क्लास के बच्चों लोग ने नहीं बता, क्लास टीचर ने नहीं बता। फेमस ये कॉल्ड एज जोवियन प्लैनेट्स, जैसे इनको टेरेस्ट्रियल बुलाते हैं इनर प्लैनेट्स को, बिकॉज वो अर्थ जैसे है इसलिए, टेरा जैसे इसलिए टेरेस्ट्रियल। और जैसे जो नाम पे बोलो ना, लैंड का एडजेक्टिव टेरेस्ट्रियल, लैंड का एडजेक्टिव क्या होता है? टेरेस्ट्रियल। वाटर का एडजेक्टिव क्या होता है? एक्वेटिक। और सी का एडजेक्टिव क्या होता है? मराइन। क्या होता है? विंड का विंड का क्या होता है? एओलियन। हाँ, एओलियन, AELI। को नहीं मालूम। अच्छा, इनको आप कौन जा रहा है ऊपर? है समझेगा। कौन जा रहा है ऊपर? देख, वो काय के लिए करते हैं? अभी देखो क्या बता रहा हूँ मैं, मेरा काम है, मेरा धंधा है। तेरा तेरा क्या है? बेगाने का भाई चिल्ला रहा, वो मेरे बच्चे पैसे दे ले, पकड़ के लाना, मेरा काम, मेरा धंधा है, इसके लिए आके बैठा। ये बहुत भारी पड़ थी, मेरे को मालूम है। तू क्या कुछ चिल्ला रहे है? तू एक काम कर, तेरे पप्पा को बोल इन्वेस्टमेंट कर, अपन नया ब्रांच चालू कर दे। जालना में चालू कर देना अपन। तो ये जो गैस जायंट्स होते हैं वो जुपिटर जैसे, बिकॉज दे आर अ बिट लाइक जुपिटर, इसलिए उनको जोवियन बुलाते हैं। जुपिटर का एडजेक्टिव है अरे जोवियन। एओलियन का स्पेलिंग क्या है? लिखना बच्चा। अच्छा, जोड़ देगा। विंड का एडजेक्टिव क्या बोला उसने? AOLEAN। तो नहीं, देखता ना, तूने लिखा तो राइट ही रहेगा, लेकिन मेरे को नहीं मानता। बहुत दिन से पढ़ा है नहीं ना। मैंने भी स्वाद। ओके। ऑफ विंड, और विंड ड्रिवन। विंड ड्रिवन या ऑफ विंड जैसे। जबरदस्त। ऑल राइट, मैं बोली वी वर हियर। ओके, तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं इन सबको रिंग्स होते हैं, बिकॉज लाइक वी डिस्कस्ड उनका ये क्लियरली बड़ा है, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो द एबिलिटी टू अट्रैक्ट स्मॉलर फ्रैगमेंट्स टुवर्ड्स इट विल बी ग्रेटर। एंड रिंग का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे चूड़ी जैसा रिंग नहीं मिलेगा आपको, बाय द वे वो थोड़े से उसमें गैप्स वगैरह होते हैं। रिमेंबर हमारे वो अलग अलग प्रोब्स जो होते हैं वो गैप्स के बीच में से निकल कर चले जाते हैं प्लैनेट की तरफ। आपने देखा नहीं कभी नासा के प्रोब्स को, वो कैसे निकल के जाते हैं? हाँ, तो वो गैप्स होते हैं, रिंग्स में डेफिनेटली गैप्स होते हैं, लेकिन आइस, डस्ट, यूजुअली फ्रैगमेंट्स, डेब्रीज, एस्ट्रॉइड्स एंड मीटेओरॉइड्स के पीसेस वगैरह उससे बने होते हैं ये रिफ्स। ओके, एंड मल्टीपल मून्स, बिकॉज ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस अच्छा है इसलिए मल्टीपल मून्स होते हैं। लाइक वी डिस्कस, सैटर्न के तो 274 है, जुपिटर के कुछ 101 है, सो मल्टीपल मून्स होते हैं इनको। ओके, now these are the 8 planets. Okay, हमारे 8 planets है। You know the sector for remembering the order of the planets? My very educated mother just showed us 9. वो planets प्लूटो निकल गया इसलिए अभी सिर्फ 9 पे रुकते हैं हम लोग। Okay, my very educated mother just showed us 9 assumed planets. Alright, ठीक है। अभी इसके बाद वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड एज द काइपर बेल्ट। ओके, KUIPER, काइपर बेल्ट। ओके, काइपर बेल्ट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन कॉल्ड एज काइपर। नाउ द फंडा इज कि ये हमारा बीच में सन है। ओके, दिस इज द सन इन द मिडिल, ऑलराइट, एंड इसके बाजू में ये सारे 8 प्लैनेट्स चक्कर काटते हैं। ओके, अब उसके बाजू में एक और डिस्क है जो ये काइपर बेल्ट है। ओके, इट इज अ सर्कुलर डिस्क अराउंड द प्लैनेट। अब ये यूजुअली इसमें थोड़े से, ये काइपर बेल्ट या उसके बाजू वाला जो स्कैटर्ड डिस्क है, इसमें यूजुअली थोड़े से आइसी बॉडीज मिलेंगे। रिमेंबर, जितना आप सन से दूर चले जाएंगे उसमें उतना ज्यादा वो बॉडीज के आइसी होने का या आइस के फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी अपने आप। ओके, सो क्लियरली दीज आर दोस प्लेसेस जहां पे आपको आइसी बॉडीज मिलेंगे, लाइक कॉमेट्स वगैरह तो यहाँ मिल जाएंगे आपको, या फिर वो जो शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स में। जी भैया, ओ मिले हमको ये सारे, प्लूटो वूटो मिल गया वहाँ पे। हाँ, काइपर बेल्ट में ये सारी चीजें मिलती है, दिख रहा। हाँ, यहाँ पे देखिए काइपर बेल्ट में लिखा है आपको ड्वार्फ प्लैनेट्स जो होते हैं, जो प्लैनेट्स के जितने बड़े नहीं है लेकिन साइज छोटा है, लेकिन सिमिलर स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन होगा, तो ऐसे वाले जो छोटे ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं, ड्वार्फ मीनिंग छोटा, राइट? सो वो जो ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं, प्लूटो, हामिया एंड माके माके, ये एक ड्वार्फ प्लैनेट मिलता है। और एक लास्ट ड्वार्फ प्लैनेट आपको यहाँ पे एरिस मिलता है। एक जो फेमस ड्वार्फ प्लैनेट है सेरिस, वो आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट में मिल जाता है। हम 5 फेमस ड्वार्फ प्लैनेट्स को जानते हैं हमारी सोलर सिस्टम में, which is first is Ceres, which is found in the asteroid belt. Then ये Kuiper belt में आप एक ऐप है बच्चों का, ऐप है फायर फ्लाइज, डाउनलोड करो। अभी मैम बात कर दी ना, तुमने डाउनलोड करके रखा ना, आवाज आ रहा अच्छे से, तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता, तो बाद में उसको तुम सुन भी सकते हैं, टेक्स्ट में कन्वर्ट होता, उसके ऊपर PDF पे तुम MCQ बना सकते हो। ऐप का नाम क्या है? जोर से बोलो।
डाउनलोड करके देखो, AI यूज्ड इट। ओके। कंटिन्यू। तीन 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 dwarf planets आपको काइपर बेल्ट में मिल जाएंगे, प्लूटो, हार्मिया एंड माकी। एंड देन लास्ट dwarf planet जो है वो आपको स्कैटर्ड डिस्क में मिल जाएगा। यू अंडरस्टैंड दिस राइट? ये पूरे के पूरे डिस्क है, दीज आर सर्कम स्टेलर डिस्क जो आपको पूरे सोलर सिस्टम के अराउंड मिल जाएंगे। ओके, नेम द तीन ड्राफ्ट प्लैनेट्स, एक मिनट। 5 dwarf planets, सेरेस, प्लूटो, हार्मिया, माके एंड एरिस। कंटिन्यू। ओके, तो दिस इज द स्कैटर्ड डिस्क फॉर यू। अब ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, वी कॉल दिस एज द हीलियोस्फीयर। हीलियोस्फीयर का मतलब ये होता है कि जहां तक सन का या सन के सोलर विंड्स का इन्फ्लुएंस होगा वो रीजन। ओके, द रीजन अंटिल व्हिच द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोलर विंड्स लास्ट। नाउ व्हेन वी से सोलर विंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सन तो गैस से बना है, हाइड्रोजन गैस से, लेकिन गैस का सरफेस टेम्परेचर कितना है? वो सन का सरफेस टेम्परेचर कितना है? ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेल्सियस, राइट? सो उसमें गैस आयनाइज हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बन जाएंगे। अब ये जो होता है वो सन का ग्रेविटी कंटेन नहीं कर पाता है ऑब्वियसली, तो दिस स्टार्ट्स आउट आउटवर्ड, एक्सट्रीम निकलती है। ओके, सो there is a constant stream of these particles, ionized particles made up of free electrons and positively charged ions, which is constantly moving outwards from the sun. Okay, sun से बाहर की तरफ ये stream जाती रहती है, and उसकी वजह से ये चारों बेचारों का ज्यादा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है। They have completely stripped these 4 planets of as much as possible of its atmosphere. Okay, वीनस को एक मिल जाते हैं, लेकिन वो वीनस की स्पेशलिटी है कि इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जमा कर लिया है उसने कि वो हैवी गैस है तो वो बैठ जाता है, इसलिए वीनस डज हैव अ वेरी थिक एटमॉस्फेयर। बट अदर देन दैट वो मर्क्यूरी का तो कुछ भी एटमॉस्फेयर नहीं बचा है। ओके, अर्थ का अपना खुद का है, थैंकफुली वी लाई इन द गोल्डीलॉक्स जोन। दिस आई नीड टू राइट सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस, मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको। ओके, अर्थ जो है अपना वो एक बहुत ऑप्टिमम डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सन। ओके, वी से दैट द अर्थ लाइज एट एन ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जहां पे टेम्परेचर इज जस्ट राइट फॉर वाटर टू एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। ओके, ना तो वो बहुत हाई टेम्परेचर में चला गया है अर्थ जिसकी वजह से वो पानी वेपराइज हो जाएगा, और ना ही वो अर्थ बहुत दूर है सन से, बहुत ठंडा हो गया है जिसकी वजह से पानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, thankfully the temperature is just right for water to exist in a liquid state, and because of that, because of the presence of water on this planet, life can be sustained. Is that correct? Life क्यों sustain कर सकते हैं हम लोग? Enough light मिलती है and clearly पानी की availability है हमारे पास। बिना पानी के life कैसे exist करेगी, कैसे sustain हो जाएगी? 11th standard. What did I tell you at the beginning of the class? Your voice cannot be louder than mine. That does not work in a classroom. ओके, ठीक है, सो इसलिए इसको बुलाते हैं जिस रीजन में या जिस हाउ डू से एरिया के फ्रेम में अर्थ लाई करता है उसको कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। एंड दिस विल बी ट्रू, दिस विल रिंग ट्रू फॉर एनी प्लैनेट। जो कोई प्लैनेट अपने खुद के स्टार से गोल्डीलॉक्स जोन में लाई करेगा वहां पे ऑब्वियसली पानी की पॉसिबिलिटी होगी। अगर पानी की पॉसिबिलिटी होगी तो क्लियरली लाइफ की भी पॉसिबिलिटी होगी। ओके, इज दिस गुड? ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग, द हीलियोस्फीयर। हीलियोस्फीयर जो होता है दैट इज वो सन के जो सोलर विंड्स होते हैं वो जितने हद तक आगे जा सकते हैं या जितना उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है उस पूरे रीजन को हीलियोस्फीयर बुलाते हैं। ओके, उसके बाद ये वाला रीजन दिखाई दे रहा है आपको, कैन यू सी दिस रीजन? दिस इज कॉल्ड एज द हीलियोपॉज। ओके, हीलियोपॉज माने ये बाउंड्री है, इमेजिनरी बाउंड्री है पीपल, इमेजिनरी बाउंड्री है कि यहाँ तक यूजुअली हीलियोस्फीयर का इन्फ्लुएंस होता है। अब ये बाउंड्री क्लियरली कम ज्यादा हो सकती है, अंदर बाहर हो सकती है। अगर सोलर विंड्स का ये बहुत ज्यादा रहा, व्हाट यू से इन्फ्लुएंस ज्यादा रहा तो ये बाउंड्री बाहर की तरफ स्ट्रेच करेगी। अगर सोलर विंड्स का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम रहा तो बाउंड्री क्लियरली अंदर की तरफ चली जाएगी। ओके, सो दिस इज व्हाट यू से अ बिट ऑफ फ्लेक्सिबल बाउंड्री। ऑलराइट, उसके आगे हमने देखा इंटरस्टेलर मीडियम है। वी डिस्कस कि स्टार्स के बीच में जो मीडियम होता है, क्या होता है स्टार्स के बीच में? वैक्यूम होता है, डस्ट होता है, रेडिएशन होता है। तो वी आर सेइंग ये सब कुछ से बना है इसका इंटरस्टेलर मीडियम। एंड देन यू फाइंड द ऊट क्लाउड। ओके, वंस अगेन किसी इंसान के नाम के पीछे नेम किया है। ये बंदा ना शायद वो इनके साथ इन्होंने कुछ अपने वो चंद्रशेखर याद है? एस चंद्रशेखर, चंद्रशेखर लिमिट वाले, हाँ, जिन्होंने हमको वो
क्या बोला कि ब्लैक होल का डेफिनेशन दिया कि ब्लैक होल के लिए मास कितना होना चाहिए, ब्लैक होल बनने के लिए मास कितना होना चाहिए, दैट साइंटिस्ट, द नोबेल लॉरेट, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो उनके साथ शायद काम किया था इन्होंने। सो दिस इज दैट ऊट क्लाउड वाला, ऊट नाम के बंदे के पीछे रखा है नाम उसका। तो वो जो ऊट क्लाउड है दैट इज ऑल्सो सर्कमस्टेलर डिस्क, जिसमें आपको यूजुअली सेंटोर्स मिलते हैं, एंड देन यू फाइंड अदर लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स वगैरह, ऐसी सारी चीजें मिल जाती है। ऐसी सारी चीजें आपको सन से दूर मिलेंगी। ओके, रॉकी सॉलिड थिंग्स विल मोस्टली बी फाउंड क्लोजर टू द, मेरे को पूछो एक्चुअली भैया, लेट देम आस्क मी कि क्या है, इफ आई डोंट नो व्हाट दे आर। अच्छा, ओ ओके, ठीक है, व्हाट एवर भैया सेज। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको यूजुअली सेंटोर्स मिल जाते हैं या फिर लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स मिल जाते हैं। ओके, सिंस वी आर लुकिंग एट दिस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉन्ग पीरियड कॉमेट। समझता है जिन कॉमेट्स को पूरा ऑर्बिट करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, ओके, उसको लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स बुलाएंगे। शॉर्ट पीरियड माने जिनका पीरियड शॉर्ट होगा, मतलब क्लियरली ऑर्बिट्स छोटे छोटे होंगे उनके। ओके, तीन बेसिक चीजें समझने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रॉइड्स हमने ऑलरेडी देख लिए, इरेगुलर ह्यूज बॉडीज, रॉकी सॉलिड बॉडीज यूजुअली। ओके, दोज आर एस्ट्रॉइड्स। दूसरी चीज जो होती है जो हम अक्सर एनकाउंटर करते हैं, दोज आर मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीस। ये तीन चीजें हैं। उसको एनीबॉडी वुड लाइक टू टेल मी व्हाट दीस थ्री आर, इफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन देम? आई बी वेरी हैप्पी वन ऑफ यू आंसर्स। नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बता देती हूँ। एस्टेरॉइड जैसा ही मीटियोरॉइड होता है। मीटियोरॉइड इज अ रॉकी सॉलिड बॉडी जो यूजुअली आपको स्पेस में मिल जाती है, स्पेस में नहीं, हाँ स्पेस में मिल जाती है। ओके, प्लैनेट्स के बीच में यहाँ वहां मिल जाती है। वो हमारे सोलर सिस्टम में भी एग्जिस्ट करते हैं मीटियोरॉइड्स। ओके, अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास भी हो सकते हैं। कभी कभी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के इतने पास होते हैं, अर्थ के इतने पास आ जाते हैं कि वो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रॉस कर लेते हैं। ओके, अर्थ का एटमॉस्फेयर जैसे ही वो क्रॉस कर लेते हैं, तो बाय द टाइम दे रीच द थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, मेसोस्फीयर, दे फ्रिक्शन की वजह से वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। ओके, इंस्टेंटली बर्न, नेचुरली कंबस्ट कर जाते हैं, और नेचुरल कंबस्ट नहीं करते, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से बर्न होना शुरू हो जाते हैं। ओके, सो बिकॉज दे स्टार्ट बर्निंग, इसलिए हम उनको अलग नाम से बुलाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। इन द विदिन द अर्थ एटमॉस्फेयर दीज आर कॉल्ड एज मीटियोर्स। रिमेंबर, हम उसको मीटियोर शावर बुलाते हैं, उसको उस पे फिंगर्स क्रॉस करके विश करते हैं। क्लियरली यू डोंट डू दैट। सो मीटियोराइट से बाद द नेक्स्ट सेक्शन जो होता है, जब वो फाइनली अर्थ के एटमॉस्फेयर को एंटर करते हैं, तो उसको बुलाते हैं मीटियोर्स। ओके, सो मीटियोर्स आर दोज दैट आर बर्निंग अप। मीटियोराइड्स जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस गए हैं एंड उसकी वजह से दे आर बर्निंग अप। ओके, उसको मीटियोर्स बुलाते हैं। एंड लास्टली, कभी कभी सारे के यूजुअली मीटियोराइड्स छोटे छोटे होते हैं, तो मीटियोर्स जब बन जाते हैं तो वो बर्न करके खत्म हो जाते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में बर्न कर जाते हैं और खत्म हो जाता है। ओके, जो पूरी तरह से बर्न नहीं होते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंड फाइनली जाके अर्थ के सरफेस पे आके गिर जाते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बुलाते हैं मीटियोराइट। ओके, द वन दैट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज अ मीटियोराइट, द थर्ड थिंग। ओके, समझा आपको डिफरेंस तीनों के बीच का? तो ये भी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हमको वहां पे मिल जाता है, तो उसका बड़ा सा इम्पैक्ट या क्रेटर बन जाता है, गड्ढा हो जाता है, जिसको हम क्रेटर्स बुलाते हैं। एंड उसका एक फेमस एग्जाम्पल हमारे यहाँ बुल्ढाना में है, वेरी करेक्ट, लोनार लेक। ऑलराइट, सो दीज आर मीटियोर्स। ओके, हमने एस्टेरॉइड्स कवर किए, मीटियोर्स कवर किए, अब कॉमेट्स कवर करते हैं। कॉमेट्स पता है हमको? डू यू नो ऑफ एनी फेमस कॉमेट? सॉरी, हैलीज कॉमेट। हैलीज कॉमेट सुना है नाम कभी? 75 ईयर, हर 75 ईयर्स के बाद दिखाई देता है या समथिंग। डू यू रिमेंबर दैट कॉमेट? I know something that I'm going to do tomorrow morning. I am going to go and check your syllabus. आपने फर्स्ट टू टेंथ क्या पढ़ाई की ये मैं देखूंगी और फिर उस हिसाब से आपको सिखाया करूंगी. Because once again, Halley's Comet is something that I learned in school. So I can't believe you guys are not learning Halley's Comet. Uh, yes, it's okay, no worries. So we are saying comets भी icy dusty bodies होते हैं, dust से बने होते हैं and ice ज्यादा, क्योंकि usually sun से थोड़ा दूर होते हैं. Okay. Now the thing is कि and थोड़ा बहुत gas वैस भी associated होता है उनसे. Now the thing is कि ये क्या होता है जब ये अभी ऑर्बिट कर रहे हैं राइट सन को, तो ये जब सन को ऑर्बिट करते हैं तो जब वो सन के थोड़ा सा करीब आते हैं, इनफ फॉर द गैस टू वेपराइज,
तो उसके दो टेल्स बनते हैं। ओके, एक ब्लूइश टेल बनती है प्लाज्मा की, आयंस की या फिर गैस की वगैरह जो भी होगी वो, एक डस्ट की टेल बनती है, गैस की टेल बनती है, और वो उनकी टेल्स की वजह से बहुत स्पेसिफिकली नजर आते हैं। ओके, दे आर वेरी कॉन्स्पिक्यूअस बिकॉज ऑफ देयर टेल्स। वो जो कॉमेट्स की दो टेल्स होती है वो ज्यादा कॉन्स्पिक्यूअस होती है, इसीलिए कॉमेट्स फेमस होते हैं। बट कॉमेट्स यूजुअली दूर के बॉडीज होते हैं, हमको यूजुअली इतने दिखाई नहीं देते। ओके, वी डोंट कम अक्रॉस दोस कॉमेट्स वेरी मच। Then the last thing is centaurs. Okay, the last thing that we are going to check out is centaurs. हैरी पॉटर मूवीज देखे? फर्स्ट मूवी याद है? सेंटोर इज अ मिथोलॉजिकल क्रीचर। ओके, हाफ मैन। जी भैया। He is amazing as an writer. Rowling, J.K. Rowling. Bhaiya will tell you about the ring structure, and you should read Harry Potter. It's a good story also in general, apart from the fact that it is a famous movie series and everything. It's a good story. कुछ नहीं तो इंग्लिश बेटर हो जाएगी, बिकॉज ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश का मैं वास्ता नहीं देती, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश अच्छी होती है, यूजुअली अच्छे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, एंड द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज ऑल्सो गुड। आई कैन माई सेल्फ वाउच फॉर हर राइटिंग कि वो बहुत अच्छा लिखती है, तो पढ़ लीजिएगा, अच्छी स्टोरी है, एंड आपकी इंग्लिश बेटर हो जाएगी, आपका इंग्लिश का पेपर भी अच्छा हो जाएगा उसकी वजह से। यार यू गाइस नीड टू कम अक्रॉस वर्ड्स। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्या रोज? पढ़िए ना प्लीज। गेट भैया टू डिस्कस द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज इन द क्लासरूम एवरी डे। 5-10 मिनट का वो एक सेशन कर लीजिएगा, लेट एवरीबडी रीड द न्यूज, वन पैरा, तो कम से कम एक न्यूज आर्टिकल तो पढ़ लिया कीजिएगा। यू विल कम अक्रॉस 4 डिफरेंट वर्ड्स दैट यू हैव नेवर कम अक्रॉस बिफोर, एंड दैट वे योर इंग्लिश विल बी बेटर। आप खुद का एक ये बना सकते हैं, कार्ड बना सकते हैं उसका, यू विल नॉट कम अक्रॉस दोस थिंग्स आल्सो। आपको स्नैप कार्ड से वो कार्ड्स बनाते हो जिसमें आप वर्ड्स लिखते हो, उसके मीनिंग्स लिखते हो, उसके एंटोनिम्स लिखते हो, एंड देन यू मेक सेक्शंस ऑफ इट एंड देन रिवाइज इट। हाउ डू यू रिवाइज थिंग्स पीपल? सिलेबस बहुत बड़ा है आपका, 2 साल कम हो जाए, कम पड़ता है आपको ये सब करने के लिए। डरा नहीं रही हूँ मैं आपको, आई एम रियली टेलिंग यू, बिकॉज अब मैं बड़ी हो गई, मेरा सारा सब कुछ पढ़ाई खत्म हो गया, तो दिस इज इजी फॉर मी, बट एट योर स्टेज इट इज क्लियरली टू मच ऑफ वर्क, सो यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इट फ्रॉम नाउ ऑन एंड डू इट एवरी डे। नो? ओके, नो वरीज। सेंटोर्स को समझते हैं। सेंटोर्स जो होते हैं, दे आर, आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट द मिथोलॉजिकल क्रीचर इज। द मिथोलॉजिकल क्रीचर इज कि वो आधा ह्यूमन आधा हॉर्स होता है। ओके, तो हमने इस ऑब्जेक्ट का नाम सेंटोर इसलिए रखा है क्योंकि वो आधा कॉमेट जैसा बिहेव करता है, आधा मीटियोर जैसा बिहेव करता है। ओके, नाउ द फंडा इज कि उसका जो स्ट्रक्चर है या कॉम्पोजिशन है सेंटोर्स का, वो मीटियोरॉइड जैसा है, रॉकी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, रॉक एंड मेटल का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो कॉमेट्स की तरह होता है। वो ऐसे, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटोर्स के बहुत अनस्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं, वेरी एराटिक, वेरी अनस्टेबल ऑर्बिट्स। यू कैन, अर्थ का ऑर्बिट कैसे डिसाइडेड है? स्टेबल है, राइट? इधर से इधर तक जाएगा, इतना ही जाएगा, दैट इज द अर्थ ऑर्बिट, राइट? तो वैसे सेंटोर्स का नहीं होता है, एक तो वो बहुत दूर पता नहीं कहाँ जाके बैठ गए हैं, वहां ऊट क्लाउड में, दिस इज वेयर द सेंटोर्स आर। ओके, सो ऊट क्लाउड में जाके बैठ गए, उनके ऑर्बिट्स यहाँ इन इन दोनों के बीच में आते हैं, जुपिटर एंड नेपट्टून के बीच में उनके। 11th स्टैंडर्ड, can you please not talk? I don't mind if you're not interested, but you cannot disturb the classroom people. Very basic, very basic things to do in life. Do not disturb the classroom. Okay, here we are. तो सेंटोर्स जो होते हैं वो यहाँ लाई करते हैं, लेकिन उनके ऑर्बिट्स जो होते हैं वो यूजुअली जुपिटर एंड यूरेनस के बीच में लाई करते हैं, एंड वेरी अनस्टेबल, वेरी एराटिक ऑर्बिट्स। ओके, सेंटोर्स आर वेरी रेयर ऑब्जेक्ट्स, यूजुअली बहुत आसानी से दिखाई नहीं देते आपको। ओके, वेरी रेयर ऑब्जेक्ट्स। अभी गुड हियर, क्लियर कर दूं मैं ये सब कुछ? नो? Oh, now we come to the life cycle of the sun. हमारा सन सिर्फ एक स्टार, ओके, छोटा सा स्टार है। ऐसा नहीं कि दुनिया में सबसे बड़ा स्टार है या यूनिवर्स का सबसे ब्रिलियंट स्टार है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, इट इज जस्ट अ स्टार दैट सस्टेन्स आवर सोलर सिस्टम। ऐसा नहीं है कि वो बहुत मैसिव वगैरह भी है, दैट इज ऑल्सो नॉट द थिंग विद द सन। ओके, सन के लिए प्लीज रिमेंबर, आवर सन इज कॉल्ड एज अ, करंट उसका स्टेज पूछा जाए तो जी, this is the current stage of the sun. Okay, the sun is a G2 main sequence star. वो main sequence period में है उसका,
लेकिन वो G2 स्टार है, ओके, G कैटेगरी का स्टार है, G2 मेन सीक्वेंस स्टार बुलाते हैं हम अपने सन को, क्योंकि करंटली इट इज इन दैट फेज, ओके। नाउ व्हेन वी से कि सन के फेजेस क्या है, तो ओरिजिनली आपके पास एक नेबुला होता है। नेबुला कल मैंने एक्सप्लेन किया था, इट्स अ ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, ओके। गैस कौन सा? हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जब तक हाइड्रोजन गैसेस का फ्यूजन, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं होता है, तब तक वो हीलियम न्यूक्लियाई नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेगा, ओके। सो वी आर सेइंग दिस इज अ ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, उसको बुलाते हैं नेबुला। उसमें बहुत सारा हाइड्रोजन होता है, जिसका न्यूक्लियर फ्यूजन जब हो जाए तो एनर्जी एमिट होगी, एंड helium nuclei being produced is not really consequential to the matter, but energy being produced is very necessary to the matter, it's very relevant, okay। फिर धीरे धीरे उसका जो कोर होता है वो ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, एंड वहां पर फर्स्ट टाइम आपको स्टार की शुरुआत मिलती है, which is called as a protostar, okay। proto as in the first of it or the very beginning of it, इस तरह से proto ये word use करते हैं। so इस तरह से आपका protostar बनता है, okay। now when we say that a star is being formed, what is actually happening is nuclear fusion का process होता है, हाइड्रोजन गैस के 4 न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 1 हीलियम न्यूक्लियस, ओके। एंड उस प्रोसेस में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ओके। एंड ऐसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हीलियम हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आर कंबाइंड इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन टू प्रोड्यूस हीलियम न्यूक्लियाई, एंड इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑलराइट। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस चलते रहता है, एंड जब ये स्टार, अभी फिलहाल अपना स्टार एकदम, बापरे, सॉरी व्हाट, टू, but yeah, I don't remember this reaction. 2 to 1 D plus, ये तो 21 D लग रहा है। नहीं नहीं, this does not be the reaction. अल्फा इज 4 से डिनोट करते हैं ना हम उसको। यार मुझे ये रिएक्शन क्यों नहीं याद, किसी को आती है क्या न्यूक्लियर? हाँ, जी भैया। ओह ड्यूटेरियम का 2 1, ओह समझा। अभी अभी वो कैसे लिखेंगे भैया? अच्छा लिखते, चलो। हाउ स्टूपिड एम आई। ओके, वी आर सेइंग D 2 1 प्लस, अभी ये यहाँ पे प्लस D 2 1 should give you what? Should give me what? He4 2। कैसे हीलियम को कैसे लिखते हैं? He, राइट? ये सॉरी, लॉन्ग टाइम सिंस आई डिड एनीथिंग इन केमिस्ट्री। ये देखो ऐसा फ्यूजन आपने जो प्रोग्राम में किया था ना अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम वो है। अच्छा, मिटाओ। तो ये न्यूक्लियर हाइड्रोजन आइसोटोप ट्राइटेट नंबर ओके शुड बी 1 1 ओके। ये इसको इनिशिएट करेगा 10⁶ डिग्री सेंटीग्रेड मिलियन, मिलियन में 6 किलो रहता है, मिलियन में 9 और ट्रिलियन में कितना बोलो ना। ये हम न्यूक्लियर रिएक्टर में कराते हैं। ये हमने फ्यूजन किया है, पोखरण में हमने फ्यूजन किया है, कभी भी याद रखो। उसका जो रिएक्शन है वो प्रीटी मच अनकंट्रोल्ड होता है ना, तो आपको वो कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स को वो स्पेसिफिक हेवी वाटर एंड पता नहीं क्या 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 शील्ड्स एंड ऑल लगाने पड़ते हैं, सो दैट वो एक्स्ट्रा का चेन रिएक्शन ना हो जाए। इट्स अ चेन रिएक्शन, राइट? सो वो चेन रिएक्शन ना हो, उसकी ये लिखने पड़ते हैं आपको। यू हैव टू टेक केयर टू सी दैट द चेन रिएक्शन डजंट अकर। ओ ठीक है।
तो ये भी है, तो अपना सन जो है वो अभी मेन सीक्वेंस स्टार है। ओके, फिर उसके बाद अभी क्या हो जाता है ना, क्लियरली ये जो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन न्यूक्लिया है उसका अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है अपने पास। क्लियरली बहुत बड़ा स्टार है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन गैस का सप्लाई है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। ओके, सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, तो वो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। ओके, एग्जॉस्ट हो जाएगा मतलब थोड़ा खत्म हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन गैस नहीं रहेगा आपको न्यूक्लियस न्यूक्लियाई कंपाउंड 11th स्टैंडर्ड, मैं टाइमर लगा सकती हूँ, हर 5-6 मिनट बाद मैं एक आपको आवाज दे देती हूँ, तो यू विल स्टॉप टॉकिंग। इज दैट हाउ दिस विल वर्क? नॉट अ वेरी कन्वीनियंट मेथड ऑफ वर्किंग, बट कर सकते हैं हम ऐसा भी, as long as you do not talk. If you need a reminder every 5 minutes that you cannot talk in the classroom, we can do that process also. एनीवेज, तो हाइड्रोजन का अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है, क्लियरली वो हाइड्रोजन गैस अभी एग्जॉस्ट हो जाएगा कुछ मिलियन सालों बाद। ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, जब वो गैस एग्जॉस्ट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस एग्जॉस्ट हो जाता है, तो यू आर सेइंग कि अभी हाइड्रोजन गैस की कमी है, हीलियम न्यूक्लियाई है आपके पास। ओके, यू हैव इनफ हीलियम न्यूक्लियाई। तो नाउ देयर इज अनदर प्रोसेस दैट हैपेंस व्हिच इज कॉल्ड एज, क्लियरली हाइड्रोजन बाजू में चला जाता है एंड हीलियम का कोर बन जाता है। ओके, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, कि वो हाइड्रोजन बर्न कर, हाइड्रोजन दूर चला जाता है, हाइड्रोजन साइड में चला जाता है एंड हीलियम का कोर बन जाता है, क्योंकि क्लियरली अभी यू हैव एन अबंडेंस ऑफ हीलियम इन दिस स्टार। ओके, अब ये हीलियम का कोर जब बन जाएगा, तो उसके बाद वो हीलियम का क्या होता है, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज ए ट्रिपल अल्फा प्रोसेस। ओके, ट्रिपल अल्फा प्रोसेस में क्या होता है कि 3 हीलियम के न्यूक्लियाई कंबाइन करेंगे टू फॉर्म 1 कार्बन एटम। ओके, एक कार्बन न्यूक्लियस बनेगा उससे आफ्टर कंबाइनिंग 3 हीलियम न्यूक्लियाई, राइट? तो उस प्रोसेस में अभी helium gets used up and instead carbon बनता है। People can carbon produce energy, clearly energy बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती है। एंड स्टार का बेसिक फंक्शन क्या है? व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ स्टार? कि भैया आप लाइट प्रोड्यूस करो और एनर्जी प्रोड्यूस करो, दैट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टार, इज इट नॉट? राइट? तो क्या अब ये उतनी एनर्जी या उतनी लाइट प्रोड्यूस कर पाएगा अगर उसका कोर ही कार्बन से या हीलियम से बना है? क्लियरली नॉट। ओके, क्योंकि कार्बन से कहां से आप एनर्जी एंड ये प्रोड्यूस कराएंगे? यू आर नॉट बर्निंग इट एज पेट्रोल। क्लियरली ये स्टार का नेचुरल प्रोसेस है। सो क्लियरली द कार्बन, एक बार वो हीलियम का कोर या कार्बन का कोर बनना शुरू हो जाए, तो फिर वो स्टार वैसे फंक्शन नहीं कर पाता है। तो वो जो स्टेज होती है जिसमें कार्बन का कोर बन जाता है, बिकॉज हीलियम न्यूक्लियर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कार्बन न्यूक्लियस, तो वो वाला जो स्टेज होता है उसको कहते हैं रेड जायंट। ओके, बिकॉज क्लियरली वो थोड़ा सा रेडिश दिखाई देने लगता है, साइड में वो ब्लैक कलर का ये आ जाता है, व्हाट डू यू से, हाइड्रोजन का एनवेलप आ जाता है यहाँ पे। ओके, हाइड्रोजन का एनवेलप होता है, बीच में आपको मोस्टली कोर में कार्बन मिलेगा, एंड एट दिस पॉइंट यू नो दैट द स्टार इज इंचिंग टुवर्ड्स इज डेथ। ओके, कि वो स्टार अभी मरने वाला है, क्योंकि क्लियरली अब वो उसका लाइफ फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है, विच इज टू प्रोड्यूस लाइट एंड एनर्जी। ऑलराइट, ठीक है? एंड फाइनली इन द केस ऑफ आवर सन, आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक दैट हमारे सन के केस में हमारे स्टार का जो बनेगा दैट विल बी अ व्हाइट ड्वार्फ। ओके, क्योंकि दैट इज द डेजिग्नेटेड end stage of our sun, final stage of the sun is going to be a white dwarf. Okay, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं है, उसका मास इतना बड़ा नहीं है कि उसका जाके ब्लैक होल बन जाए। उस मास को, वो मास जिसके लिए सन किसी भी स्टार का ब्लैक होल बन सकता है इज called as the Chandrasekhar limit, and it is 1.4 times the mass of our sun. Okay, एस चंद्रशेखर, डॉक्टर एस चंद्रशेखर जो थे, उन्होंने ऑलरेडी उसको डेजिग्नेट कर लिया था, कैलकुलेट कर लिया था कि कोई भी स्टार जो होता है जिसका मास कम से कम 1.4 टाइम्स द मास ऑफ आवर सन होगा, तो वो स्टार का फाइनली एक ब्लैक होल बन सकता है। तो ब्लैक होल बनने का प्रोसेस ये होता है कि यही सब चलते रहता है उस स्टार में भी, उसका भी एक रेड जायंट बनेगा एंड ऑल, बट एंड में क्या हो जाता है, स्टार बहुत मैसिव होता है, तो क्लियरली उसका ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बहुत, तो जब वो स्टार एंड करने लगता है, तो व्हाट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी इट स्टार्ट्स टू कोलैप्स विद इन इटसेल्फ, वो खुद ही खुद में कोलैप्स करने लगता है। एंड इतना ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, बिकॉज मास बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से नॉट इवन लाइट कैन एस्केप। द फंडा ये नहीं है कि वो एकदम एक ये बन जाता है, द थिंग इज कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना ज्यादा है कि लाइट तक बाहर नहीं आ सकती, लाइट भी बाहर एस्केप नहीं कर सकती, एंड इसलिए उसको ब्लैक होल बुलाते हैं। ओके, क्या हमारा सन का ब्लैक होल बनेगा? नहीं। Why? Because it does not have enough mass. कितना मास होना चाहिए? At least 1.4 times the mass of our sun. तब जाके स्टार्स के ब्लैक होल्स बन जाते हैं। Are we good here, people? कभी कभी ना ये व्हाइट डॉर्फ का बहुत बहुत मिलियन साल हो जाएंगे ना, अपना यूनिवर्स बहुत 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 ज्यादा पुराना हो जाएगा ना, तब जाके इसके ब्लैक डॉर्फ बन जाएंगे। लेकिन अपना यूनिवर्स इतना पुराना है ही नहीं कि हमारे हमको जाके कोई ब्लैक डॉर्फ मिल जाए। ओके,
तो हमारा सन विल एंड अप एज अ व्हाइट डॉर्फ। प्लीज रिमेंबर, आपके ऑप्शंस होते हैं ब्लैक होल, व्हाइट डॉर्फ, येलो डॉर्फ, ऑरेंज डॉर्फ, ऐसे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे आपको। द सन विल कैन एंड विल ओनली एंड एज अ व्हाइट डॉर्फ एंड नथिंग एल्स। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ओके, ठीक है। वी हैव, भैया वी आर टेकिंग द लेक्चर until 3 o'clock. अच्छा, 10 more minutes. ठीक है, then we can, you have any questions? No. आपका कितना फनी सिस्टम है ना, बस एक इनपुट होता है, देयर इज नो फीडबैक, देयर इज नो बिल्डिंग ऑन इट, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। ठीक है, नो वरीज। हियर वी गो, वी आर लुकिंग एट द, हम ना प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं अभी, जैसे हमने सोलर सिस्टम स्टडी किया वैसे हम थोड़ा प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं। हम ये प्लैनेट्स का स्टडी कंपैरेटिव तरीके से करेंगे। ओके, कंपैरेटिव तरीके से मतलब वी कंपेयर दीज प्लैनेट्स टू ईच अदर एंड देन उस हिसाब से पढ़ते हैं कि उसके कोई मेजर स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या। ओके, ठीक है। यूपीएससी टेंड्स टू पीपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू मिस दिस दैट्स 4 marks in your exam. यूपीएससी यूजुअली आपको जो क्वेश्चंस पूछता है वो कुछ इस तरह के होते हैं कि आपको 4 प्लैनेट्स दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी, बेस्ड ऑन देयर मास और देयर साइज, और और क्या अच्छा लगता है उनको पूछना, मून्स वून्स ऐसे सब पूछ लेते हैं आपको। ओके, तो यूजुअली अब तक के क्वेश्चंस दे हैव लिमिटेड इट टू द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जितने भी इनर प्लैनेट्स है वहां तक ये किया है उन्होंने। लेकिन दिस कैन बी रियली, दे कैन स्ट्रेच इट अ लिटिल फार्दर बिकॉज इट्स यूपीएससी and they can bring more complexities into the question. So pay attention to these things. Okay. All right. Starting with Mercury. Mercury is the smallest and the innermost planet. Okay, this we know. Mercury का atmosphere नहीं है। क्यों? मैंने अभी 10 मिनट पहले explain किया था. Why does Mercury not have any atmosphere? Why does Mercury not have any atmosphere? Sorry. Why does Mercury not have any atmosphere? उन दोनों को उठाइए ना भैया, डांट देंगे। सोलर विंड्स ने स्ट्रिप कर दिया एटमॉस्फेयर को, थैंक यू मजहर, राइट। हाँ, तो सोलर विंड्स ने स्ट्रिप कर दिया उस एटमॉस्फेयर को, सो दे डू नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर। ओके, मर्क्यूरी डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर। अभी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं डे एंड ईयर का। ऑन अ प्लैनेट, अ डे इज द टाइम दैट द प्लैनेट टेक्स टू रोटेट अराउंड इटसेल्फ। ओके, रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, उसको बुलाते हैं डे। ओके, एंड ईयर इज द टाइम दैट द प्लैनेट टेक्स टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। ऑलराइट, दैट विल बी द ईयर फॉर अ प्लैनेट। ऑलराइट, तो मर्क्यूरी का जो डे है वो अर्थ के 58 टाइम्स ज्यादा है। ओके, मर्क्यूरी इतना धीरे 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 रोटेट करता है कि उसको हमारे 58.65 अर्थ डेज लगते हैं टू फिनिश वन रोटेशन अराउंड इटसेल्फ। दैट इज मर्क्यूरीज इशू। ऑलराइट, लेकिन उसका ईयर जो है, सिंस इट इज क्लोजर टू द सन, इसलिए उसका वो जो एक रेवोल्यूशन है वो झट से खत्म भी हो जाता है। ओके, तो मर्क्यूरी का जो ईयर है दैट इज 88 डेज। मर्क्यूरी टेक्स 88 डेज। ओके, तो मर्क्यूरी का जो ईयर है वो सबसे छोटा भी है, इट इज द शॉर्टेस्ट ईयर आल्सो एंड द फास्टेस्ट रेवोल्यूशन आल्सो इन द एंटायर सोलर सिस्टम। ओके, लेकिन उसका दिन क्लियरली सबसे छोटा नहीं है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट अ रोटेशन अराउंड इटसेल्फ। मर्क्यूरी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इट हैज द मैक्सिमम डायurnal टेम्परेचर रेंज। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंडा ऑफ अ डायurnal टेम्परेचर रेंज। डायurnal का मतलब होता है दिन में और रात के टेम्परेचर का फर्क। ओके, दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है अपोज टू रात का जो लोएस्ट टेम्परेचर है, मतलब द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा विद इन अ 24 आवर स्पैन और विद इन अ डे स्पैन, उसको बुलाएंगे डायurnal टेम्परेचर रेंज। ओके, समझा आपको? फॉर एग्जांपल टुडे इज, आज का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या मिलेगा मुझको, लेट्स से 35 है। नहीं, मुझको दिखाई दे रहा है 36 and 21. Okay, so in my app I can see कि 36 is the maximum temperature as opposed to 20. Shooting stars and comets. Shooting stars are meteors and comets are icy dusty bodies that will revolve in longer orbits and will have two tails. Okay, अच्छा ठीक है। Where was I? I was telling you the diurnal temperature range. So diurnal temperature range बनिए 36 minus 21 कितना होता है? 15 डिग्रीज का आपका डायurnal टेम्परेचर रेंज है आज का। ओके, तो इनका मैक्सिमम डायurnal टेम्परेचर रेंज अगर होगा, इफ मर्क्यूरी हैज अ ग्रेट डायurnal टेम्परेचर रेंज, अगर उसका मैक्सिमम डायurnal टेम्परेचर रेंज है तो इसका मतलब क्या होता है
कि उसका हॉटेस्ट टेम्परेचर काफी हॉट है एंड लोएस्ट टेम्परेचर काफी लो है, अदरवाइज उसके बगैर आपको वो ज्यादा रेंज नहीं मिलेगी, क्लियर है ना। तो द फंडा इज, मर्क्यूरी के बारे में क्या होता है, जो साइड सन को फेस करती है वो क्लियरली बहुत हीटअप हो जाती है, तो वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, ओके। जो साइड सन को नहीं फेस करती है, जो शैडो में लाई करती है, उसका बहुत लो टेम्परेचर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी को कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। सी पीपल, यू डोंट रियलाइज द प्रिविलेज यू लिव इन। हमारे अर्थ को एटमॉस्फेयर है, ओके, तो हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, वी मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसा नहीं होता है कि हमारे रात हो जाने पे हम सब फ्रीज हो जाते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है हमारे यहाँ पे, ओके। क्लियरली बिकॉज हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है, वो जो एटमॉस्फेयर है, इट हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ओके। सीजन्स का फर्क पड़ेगा, लेकिन एटमॉस्फेयर हेल्प्स टू मेंटेन दैट टेम्परेचर, रेगुलेट दैट टेम्परेचर, राइट। वो एक सर्टेन लेवल के ऊपर हाई या सर्टेन लेवल के नीचे लो नहीं हो सकता है। वैसा मर्क्यूरी को एडवांटेज नहीं है, क्लियरली इट हैज नो एटमॉस्फेयर, सो उसका लोएस्ट टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, हाईएस्ट टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, ओके। डू यू गेट दैट दिस डिफरेंस? यू विल कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर फंडा, नॉट फॉर मर्क्यूरी बट द डायगोनल टेम्परेचर रेंज का जो फंडा है, वो आपको सारे फिजिकल ज्योग्राफी में हर जगह पे पूछा जाता है, एंड हर जगह पे उसका इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन भी दिखता है आपको। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, आर यू क्लियर विद इट? ऑलराइट, ठीक है। The next star is, sorry, the next planet is Venus. Okay, Venus famously is known as the evening star or the morning star. ये उसके nicknames है Venus के. The reason being, Venus is the third brightest object in the sky after the sun and the moon. By the way, क्योंकि ये आपको यूजुअली एकदम सुबह सुबह ट्वाइलाइट के टाइम्स पे दिखता है, एकदम शाम को दिखता है, या एकदम सुबह सुबह दिखता है, बिफोर द मून कम्स अप और बिफोर द मून गोज अवे, ओके। तो वी आर सेइंग उस टाइम पे यूजुअली सुबह की टाइम में या नाइट के टाइम में वीनस आपको ब्राइटली दिखता है। The reason being, Venus is famously of the hottest and the brightest of all the planets also. Okay, take that in the plane classes. Right. So we were discussing that Venus is the brightest and the hottest of all planets. Let's understand why it is hot. Okay. Venus जो है उसपे उसका एटमॉस्फेयर अर्थ से थोड़ा सा अलग बना। प्राइमोडियल 11th स्टैंडर्ड यार, बातें ना कीजिए प्लीज, 2 मिनट चुपचाप से सुन के लीजिए वीनस का बात। ओके, सो ब्राइटेस्ट हॉटेस्ट इसलिए है क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज फेमसली अ ग्रीन हाउस गैस, तो वो हीट को जितना ज्यादा रिटेन करता है उतना कर सकता है, एंड बिकॉज इट रिटेन सो मच हीट, तो क्लियरली वीनस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई। ओके, नेक्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज द ब्राइटेस्ट। वीनस के एटमॉस्फेयर में, बिकॉज ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटीज दैट गो अराउंड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस और अदर ऑन द सरफेस ऑफ वीनस, बहुत ज्यादा सल्फर कंपाउंड्स है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सिस्ट करता है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड का फेमसली अल्बिडो बहुत ज्यादा होता है, क्लाउड्स बनते हैं उसके, राइट, अच्छे खासे क्लाउड्स बनते हैं उनके, एंड उसकी वजह से अल्बिडो ज्यादा होने की वजह, अल्बिडो समझता है आपको, द रिफ्लेक्ट कितना करता है उसकी कैपेसिटी, ओके। स्नो का अल्बिडो फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा हाई होता है, स्नो का अल्बिडो, राइट, कि जितनी ज्यादा लाइट गिरती है उतना ज्यादा वो उसके काफी अमाउंट में वो रिफ्लेक्ट करता है, ओके, दैट इज एन अल्बिडो। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स, व्हाट हैपेंस इज कि वीनस के पे जितनी लाइट गिरती है वो खुशी से उतनी ज्यादा मिरर भी कर देता है, रिफ्लेक्ट भी कर देता है, ऊपर से ये सन के जरा करीब भी है, तो क्लियरली बहुत ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर सकता है, एंड दैट इज व्हाई वीनस इज फेमसली द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल आल्सो, ओके। एक और चीज, नॉर्मली सारे प्लैनेट्स अदर देन वीनस एंड यूरेनस यूजुअली वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, उनका जो एक्सिस ऑफ स्पिन ऑफ डायरेक्शन, सर जस्ट 2 मिनट्स, 2 मिनट। सो एक्सिस ऑफ डायरेक्शन जो, आई मीन डायरेक्शन जो होता है उनका, वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। वीनस फेमसली उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था अर्लियर, तो वो अभी ईस्ट टू वेस्ट स्पिन करता है। वीनस की फेमस बात ये है कि द डे ऑन वीनस इज लॉन्गर देन अ ईयर। वीनस इतना स्लो रोटेट करता है खुद के अराउंड कि उसको एक कंप्लीट रोटेशन फिनिश करने के लिए 257 डेज लगते हैं, ओके। ऑन दी अदर हैंड, जब वीनस सन के अराउंड चक्कर काटता है तो वो 224 डेज में ही खत्म कर लेता है। So in effect, the paradox happens to be true. कि Venus पे a day is longer than a year. Is this good? Okay, thank you. Oh.
झूल लगे ना मला और ये मस्त के बस मला शिकवलं गेलं मगाशीच एक मिनिट सापडेल नाही हाच आहे ना हाच आहे ये भी बैठ के पढ़ो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ना भैया ओ नॉर्थ स्टार्स कैसे होंगे उसका कैंसलेशन है Hi. You people are obviously in 12th standard, so I am assuming, and you must have, I am hoping you must have done these topics earlier. Is this going to be a revision or is this an introduction? Revision, right? Yeah. So we'll try to go as fast as possible. Okay, we'll just recap all the things over here. The first topic that we cover in physical geography, we'll start with physical geography, then move on to Indian, and then on to world, hopefully, if we have enough time. In physical geography, the first thing that we are going to do is universe and Earth. Okay, here we have to understand, the first thing that we try to understand is what the universe is, what objects it contains, solar system, very specific characteristics of different celestial bodies within the solar system, and so on and so forth. Things that will be asked as questions. Okay, बस उतना ही cover करेंगे. First of all, what is the universe? Everything that is in the space and matter around you. Okay, अब उसमें जितने छोटे बड़े stars होते हैं, comets होते हैं, planets होते हैं, asteroids, centaurs, जो भी है, radiation, dust, ये जो सब कुछ होगा, उस सबको हम universe कहेंगे. Okay, everything within the space and time and matter. Alright, ठीक है. Universe का ओरिजिन थ्योरी जो है वो फेमसली बिग बैंग थ्योरी है. आपको एक और स्टेडी स्टेट थ्योरी भी मिलता है जिसको हम कॉन्ट्रास्ट करके बताएंगे, लेकिन बिग बैंग थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, 13.7 बिलियन ईयर्स को पहले हुआ ऐसे हम मानते हैं. उसके पहले वी से कि कुछ नहीं था, स्पेस एंड टाइम ऐसे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं किया करता था, एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी हुआ करता था बस. एंड व्हाट इज दैट पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी? इट्स अ वन डायमेंशनल पॉइंट व्हिच हैज एन इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वॉल्यूम. बहुत छोटा वॉल्यूम है, बहुत हाई टेम्परेचर है और बहुत हाई डेंसिटी है. ओके, ऐसा एक पॉइंट था. तो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो सिर्फ यही चीज एक एग्जिस्ट किया करती थी, कोई स्पेस, कुछ टाइम नहीं, नथिंग. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड इज, फॉर रीजंस कंप्लीटली नॉट कंप्लीटली नोन टू मैनकाइंड, ये पॉइंट अचानक एक्सपांड हो गया. एंड जब हम कहते हैं तो एक्सपांड हो गया, तो ऐसे नहीं कि धीरे धीरे एक्सपांड हो गया, एक्सपोनेंशियली फास्ट, बहुत ज्यादा जल्दी एक्सपांड होने लगा. इतना जल्दी एंड जितना फास्ट एक्सपांड होने लगा कि हमको वो एक्सप्लोजन जैसा लगा. ओके, इट फेल्ट लाइक एन एक्सप्लोजन. सो उस बड़ी सी चीज को हम बिग बैंग कहते हैं कि बहुत बड़ा इवेंट हो गया, धमाका टाइप्स. ऑलराइट, एंड उस चीज में क्या हो गया, एनर्जी गॉट कन्वर्टेड टू मैटर. ओके, सो फर्स्ट टाइम एटॉमिक मैटर वाज क्रिएटेड एंड वो मैटर ऑब्वियसली बहुत हॉट एंड डेंस स्टेट में था, तो उसको कूल डाउन होने के लिए 0.3 मिलियन ईयर्स तो लगे कम से कम. 0.3 मिलियन ईयर्स के बाद वो मैटर ठीक ठाक कूल डाउन होने लगा. जब फर्स्ट टाइम यूनिवर्स बनने लगा तो क्लियरली वो इतना ज्यादा रैपिडली एक्सपांड कर रहा था कि वो
मतलब इट वाज एक्सपोनेंशियली एक्सपांड कर रहा था। अब ऑब्वियसली अपना यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है, लेकिन क्लियरली उस रेट से नहीं कर रहा है। ओके, इट इज नॉट एक्सपांडिंग एट द सेम रेट। सो दिस इज योर बिग बैंग थ्योरी। अभी उसको कॉन्ट्रास्ट करते हैं विद द स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट मॉडल ये बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई, स्टेडी स्टेट मॉडल एक डिफंक्ट मॉडल है। ओके, किसी ने ये थ्योरी प्रपोज किया था, लेकिन क्लियरली उसका उनका क्या कहना है कि यूनिवर्स का ना बिगिनिंग है ना एंड है ना। यूनिवर्स एक्सपांड करते रहता है, लेकिन क्लियरली जितना एक्सपांड करेगा उतना नया नया मैटर भी बार बार उसी रेट से बनता रहेगा जिस रेट से यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है। विच मीन्स कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये गैलेक्सीज है। ओके, दीज आर ऑल गैलेक्सीज। छोटे छोटे डॉट्स जो है वो यूनिवर्स में के अंदर के गैलेक्सीज है। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या बोलता है कि जिस रेट से यूनिवर्स बड़ा होते रहता है, उस रेट से नए नए गैलेक्सीज और नए नए स्टार्स भी बनते जाएंगे। ओके, विच मीन्स कि वो जो गैलेक्सीज के बीच की स्पेस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ओके, सो ये थ्योरी ऑब्वियसली हमारे पास इसका बहुत ज्यादा साइंटिफिक प्रूफ नहीं। आप थ्योरी प्रपोज कर सकते हो, लेकिन आपको साइंटिफिक एविडेंस देना पड़ता है कि ये क्यों सही है। ओके, तो क्लियरली देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस फॉर दिस। दिस उसको स्टेडी स्टेट इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो यूनिवर्स के गैलेक्सीज के अंदर की जो स्पेस है, बीच की जो स्पेस है, वो कांस्टेंट रहती है। हेंस वी कॉल दैट अ स्टेडी स्टेट थ्योरी। ओके, लेकिन क्लियरली इट विल नॉट वर्क फॉर अस राइट नाउ। विल वर्क इज द बिग बैंग मॉडल। ओके, द बिग बैंग मॉडल से कि यार स्पेस जो यूनिवर्स एक्सपांड होते रहता है, लेकिन क्लियरली वो जिस रेट से एक्सपांड होगा, आपकी जो स्पेस होगी गैलेक्सीज के बीच की वो बढ़ते जाएगी। ओके, बिकॉज मैटर उतने रेट से रिक्रिएट नहीं होगा। हम हमारे इसमें क्या मानते हैं, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, राइट। एनर्जी कैन नॉट बी, ऐसा हम एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। रिमेंबर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वी आर सेइंग एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी हम कन्वर्ट हो जाती है, तो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन रिक्रिएट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो वैसे ही हम मैटर को यहाँ पे रिक्रिएट नहीं कर रहे। वी आर सेइंग कि ये जो मैटर है वो उतने रेट से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स का भी उतना रेट ऑफ एक्सपांशन बचा नहीं है अपना। ओके, डू यू गेट द डिफरेंस बिटवीन स्टेडी स्टेट एंड बिग बैंग? It could be a question. Once again, I have not seen this question usually in UPSC NDA exams में नहीं देखा मैंने, but nonetheless it's good to know. Alright, ठीक है। अभी हमको बेसिकली सबसे बड़ा यूनिट यूनिवर्स में कौन सा होगा? गैलेक्सीज। ओके, फॉलोड बाय से स्टार्स। गैलेक्सी क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं? एक इंडिविजुअल स्टार एग्जिस्ट करता है, फिर उसके अराउंड प्लैनेट्स होते हैं, उसमें वो कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, वो सारा स्टफ चला जाता है। सो वी आर सेइंग ये सारी चीजें अवेलेबल होती है। इसका कुछ हो गया है क्या? ओह, अरे अरे, तो फिर आप कैसे देखेंगे? मेरा मेरे पे चालू है, तो दिस लेक्चर कैन बी ऑनलाइन। इफ यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन देन यू कैन सी दिस। How reluctant are you to open your phones and join this online? People, आप मटेरियल नहीं देख पाएंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ? Unless you have eidetic memories. Do you have that? Most people aren't blessed with that. No, you are not, right? You have वो फोटोग्राफिक मेमोरी बुलाते हैं शायद आप उसको, कि जो एक बार सुन लो देख लो वो याद रह जाता है। बहुत कम लोगों को ऐसा मेमोरी होता है पीपल। Anyways, here we are. तो we were discussing कि गैलेक्सीज क्या होता है। गैलेक्सीज इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स। अब वो एक इंडिविजुअल स्टार को देख लेते हैं, उसके अराउंड वो अलग अलग प्लैनेट्स होंगे, कॉमेट्स होंगे, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स वगैरह ऐसी सारी चीजें एग्जिस्ट करेंगी। ओके, तो ये एक स्टार एंड उससे रिलेटेड वो जो पैराफर्नालिया है, लाइक उसके प्लैनेट्स एंड ऑल उसका मिलके बनता है सोलर सिस्टम, राइट। तो ऐसे ही सारे सोलर सिस्टम्स, तो ऑब्वियसली अब नाउ यू हैव टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड होपफुली हमारा मून भी। ओके, अब ये सारी चीजें बनने के लिए ना एक जनरल प्रोसेस समझ लीजिएगा कि यूजुअली वो जो जब एकदम शुरुआत में मैटर बना था, ओके, व्हेन द मैटर एटॉमिक मैटर वाज फॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो क्लियरली ऐसा नहीं था कि हमने वहां पे कोई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लगवाया था कि चलो हर किसी को बराबर का मौका, बराबर का ये मिलेगा, शेयर मिलेगा, राइट। दैट इज नॉट हाउ वी डिड इट। द मैटर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली, बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो मैटर। एंड मैटर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो क्लियरली डेंसिटी के डिफरेंसेस भी बने। जहां पर ज्यादा मैटर था ऑब्वियसली वहां पर डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे कम मैटर था डेंसिटी कम है। मैटर का फंडा ये होता है कि ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस उसका साइज पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, राइट। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मास को अट्रैक्ट करेगा। So if there is already enough mass, the tendency for this particular mass to attract more mass to itself will be greater. Okay? तो उसकी वजह से डेंसिटी के डिफरेंसेस और भी बढ़ गए। ओके, एंड ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स बनने लगे पूरे यूनिवर्स में, ऐसे ज्यादा डेंस बॉडीज के। ओके, तो ऐसे ये जो छोटे छोटे पॉकेट्स है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द गैलेक्सीज। ओके, तो एक ऐसा बड़ा गैस का क्लाउड जो बनेगा, गैस एंड डस्ट का जो क्लाउड बनेगा, वो रहा आपका गैलेक्सी की शुरुआत या स्टार की शुरुआत हो गई, ऐसे मान के चलते। ओके, अभी यूजुअली ऐसा बड़ा सा क्लाउड जो होता है
उसका यूजुअली जो कोर होता है उसमें स्टार बनता है, और उसके बाजू का जो सराउंडिंग डिस्क होता है उसमें से फिर आपके प्लैनेट्स एंड छोटे बड़े सेलेस्टियल बॉडीज बन जाते हैं। ओके, स्टार में एंड प्लैनेट में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि स्टार एनर्जी प्रोड्यूस करता है, प्लैनेट्स नहीं करते। ओके, तो स्टार को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या सबसे बेसिक चीज चाहिए? गैस। गैस चाहिए, राइट? क्योंकि वो गैस का रिएक्शन होगा तब जाके लाइट बनेगी, एनर्जी बनेगी। सो उसके लिए स्टार्स हैव टू बी मेड अप ऑफ गैसेस ओरिजिनली, राइट? हाइड्रोजन गैस टू बी मोर स्पेसिफिक हियर, लेकिन हाइड्रोजन गैस होना चाहिए। तो क्लियरली वो जो बीच का कोर होता था, नेब्यूला जिसको हम बुलाते हैं, नेब्यूला इज अ ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। ओके, तो नेब्यूला जो होता है बोथ हैज टू बी मेड अप, उसका जो कोर है दैट इज मेड अप ऑफ गैस यूजुअली, एंड देन बाकी का जो डस्ट वगैरह होता था उससे उसको यूजुअली कंडेंस होके सॉलिडिफाई होके एंड देन एक्रीट एक्यूमुलेट होके फिर फाइनली वो स्टार्स प्लैनेट्स वगैरह बन जाते थे। ओके, अब ये तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे। अब क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, राइट? यहाँ पे नो वरीज, आई एम राइटिंग दीज वर्ड्स डाउन, प्लीज रिमेंबर। You understand the process of cohesion, right, people? Cohesion. एक दूसरे अपने आप को सिंपल मैटर जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसको कोहेजन कहते हैं। सिमिलर सर्फेसेस जब चिपक जाते हैं तो दैट इज कोहेजन। व्हाट इज फेविकॉल? इट्स अन adhesive, right? Why is it an adhesive? Because वो dissimilar surfaces को अट्रैक्ट कराता है, चिपका देता है, राइट? तो कोहेजन क्या होता है? सिमिलर सर्फेसेस को अट्रैक्ट करता है। तो सिमिलर मैटर जब और सिमिलर मैटर को अट्रैक्ट करेगा तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कोहेजन, ऑलराइट? तो ये कोहेजन का प्रोसेस होता है जिसमें मैटर और मैटर को अट्रैक्ट करेगा। एंड देन देयर इज एक्यूमुलेशन। ये मैटर अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट? एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा एक जगह पे। ओके, एंड देन और मैटर उसके यूजुअली फिर छोटे छोटे बॉडीज बनते हैं, और मैटर जब अट्रैक्ट करें बॉडीज बनते हैं। एंड इसका और ज्यादा बड़ा अगर आप कलेक्शन बना लो तो उसको कहते हैं एक्रीशन, ऑलराइट? दैट इज कॉल्ड एज एक्रीशन। ये तीन की वर्ड्स है आपकी इन द फॉर्मेशन ऑफ बोथ द स्टार्स एज वेल एज द प्लैनेट्स। ओके, स्टार्स में गैस और गैस को अट्रैक्ट करेगा, एक्यूमुलेशन होगा, एंड देन एक्रीशन से वगैरह वो बड़ा सा बॉडी बन लेगा, बन जाएगी उसकी। ओके, स्टार की। whereas प्लैनेट्स का भी वही है। यूजुअली अगर ये आपका नेबुला था, इफ दिस इज द नेबुला, तो उसका जो कोर है यहाँ पे आपका स्टार बनेगा। ये जो सराउंडिंग डस्ट पार्टिकल्स एंड बाकी का जो सराउंडिंग ये है, थोड़ा सा गैस थोड़ा सा डस्ट, उसके यूजुअली छोटे छोटे बॉडीज बन जाते हैं ऐसे। तो वो पहले प्लैनेटस्मस बनते हैं, छोटे छोटे प्लैनेटस्मस बनते हैं, एंड वो जब और ज्यादा बड़े हो जाते हैं, इफ दे हैव द कैपेबिलिटी, अगर वो बहुत ज्यादा बड़े बन जाए तो फिर उनके प्लैनेट्स बनते हैं। अगर उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं होगी उस प्लैनेटस्मस में टू अट्रैक्ट मोर मैटर टू इटसेल्फ, तो फिर वो छोटा सा प्लैनेट ही रह जाता है, एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स या फिर ऐसे एस्टेरॉइड्स मेटेओराइट्स जैसे कोई बॉडीज बन जाए। ओके, क्लियर? आर यू गुड पीपल? ओके, no, here I wanted to explain to you what the formation, how the formation of the moon happened. मून के लिए, मून के फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच इज कॉल्ड एज द बिग स्प्लैट। उस थ्योरी को कहते हैं बिग स्प्लैट या बिग स्प्लैश या थिया इम्पैक्ट। ओके, सो एक थिया नाम का प्लैनेट था एंड अर्थ था, दोनों एक दूसरे के ऑर्बिट से टकराए, मतलब एक दूसरे से टकराए। उस कोलिजन का रिजल्ट ये हुआ कि डेब्रीज वगैरह प्रोड्यूस हो गए, थिया अपने रास्ते चला गया, अर्थ अपने रास्ते चला गया, एंड उसकी वजह से एंड में क्या हो गया, वो जो डेब्रीज थे, अब थिया चला गया, राइट, अपने रास्ते। वो अर्थ तो वही था, तो क्लियरली वो जो डेब्रीज थे दे स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और वो जो डेब्रीज थे उससे बना है अपना मून। ओके, दिस इज व्हाट वी कंसीडर द मोस्ट स्टैंडर्ड थ्योरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मून, थिया इम्पैक्ट, राइट? ओह, यू विल वर्क विद दिस, ग्रेट। कॉन्स्टलेशंस का फंडा समझ लेते हैं। कॉन्स्टलेशंस जो होते हैं इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स। ओके, लेकिन वो हम इमेजिन करते हैं ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कि अरे ये 4 स्टार्स मिलाओ तो ऐसा लड़की जैसा दिख रहा है, या ये 6-7 स्टार्स मिलाओ तो ये हंटर जैसा दिख रहा है, ऐसे ऐसी सारी चीजें बोलते हैं हम लोग। तो वो जो ग्रुपिंग ऑफ स्टार्स होता है जो हम इमेजिन करते हैं बेस्ड ऑन से मिथोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशंस और ऑब्जेक्ट्स और क्रीचर्स और समथिंग लाइक दैट, उसको कॉन्स्टलेशंस बुलाते हैं। यू एंड आई कैन नॉट डिफाइन व्हाट अ कॉन्स्टलेशन इज। इट इज डिफाइंड बाय अ बॉडी व्हिच इज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ओके, तो वो डिफाइन करता है, उन्होंने अब तक 88 कॉन्स्टलेशंस डिफाइन किए हैं। उसमें इसका कॉन्स्टलेशन की सिग्निफिकेंस ये है, इवन दो इट फील्स लाइक इट इज नॉट वेरी important or scientific, the thing is you can identify a star based on that constellation, यार इस constellation में ये star है, and when you are lost at, not hopefully not lost, but when you are at sea or when you are traveling in places जहाँ पर बहुत ज्यादा connectivity नहीं होगी, स्पेशली पुराने जमाने में तो नहीं हुआ करता था जीपीएस एंड ऑल, तो नेविगेटर्स के लिए या फिर जोग्राफर्स, एस्ट्रोनॉमी या फिर एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ऐसे कॉन्स्टलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे,
क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट्स सर्व करते थे इन द स्काई, दे यूज्ड टू सर्व एज रेफरेंस पॉइंट्स। ओके, सो क्लियरली कॉन्स्टलेशंस आर इंपॉर्टेंट। सबसे लार्जेस्ट हाइड्रा, वो जो सांप के फॉर्म में दिखाई देता है, इट लुक्स लाइक अ स्नेक। ये वाला जो कॉन्स्टलेशन है ना हाइड्रा, आई डोंट नो इफ यू कैन मेक इट आउट, like clearly the lines are very imaginary and weak over here. Okay, तो ये ऐसे it looks like a snake. ग्रीक मिथोलॉजी में एक हाइड्रा नाम का मल्टीपल हेडेड स्नेक, एक सर काट दो तो दूसरा सर आ जाए टाइप्स, तो वैसा एक स्नेक हुआ करता था। कॉन्स्टलेशंस की खासियत ये भी है कि ये आपको हर जगह हर टाइम साल के हर वक्त नहीं दिखाई देंगे। ओके, दे आर स्पेसिफिकली अवेलेबल से इन द सदर्न हेमिस्फीयर ओनली, या इक्वेटर के पास ही दिखाई देता है, या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देता है, या पोल्स के पास ही दिखाई देता है, या फिर विंटर्स में दिखाई देगा, समर्स में दिखाई देगा, ऐसा स्पेसिफिक होता है कॉन्स्टलेशंस का स्केल। ओके, लार्जेस्ट बीइंग हाइड्रा, स्मॉलेस्ट बीइंग क्रक्स या सदर्न क्रॉस, जो आपको सदर्न स्काइज में दिखाई देगा। Among all the zodiacs, वो जो राशि होती है ना अपनी सारी 12 राशि, तो उसमें के zodiacs में से सबसे लार्जेस्ट इज वर्गो, लड़की। दिस उनके हिसाब से ये वर्गो लड़की जैसा दिखता है साइंस। एंड देन यू हैव टू मेजर थिंग्स टू कंसिडर, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर। ये दोनों को इंपॉर्टेंट जरूरी है, उनको ना अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ग्रेटर शी बेर, बिग डिपर, स्मॉल डिपर, लिटिल डिपर, वैगन, चार्ल्स वेन, प्लाव। या इंडिया में अर्सा मेजर गेट्स कॉल्ड सप्तर्षि आफ्टर 7 ऋषिज, है ना, तो उसके उनके पीछे वो सप्तर्षि बुलाते हैं उसको। उसकी खासियत ये है, एंड दिस यू हैव टू सी, कैन यू सी दिस? ओके, आई विल शो इट टू यू ओवर हियर। इसमें ना ये दो स्टार्स देख लीजिए, ये अर्सा मेजर है एंड ये रहा अर्सा माइनर। ओके, उसी के जैसा शेप है, लेकिन क्लियरली इट इज अ स्मॉलर सेक्शन, छोटा सा एरिया है। ओके, तो अर्सा मेजर में ये दोनों स्टार्स नजर आ रहे हैं आपको, मेराक एंड डबी। ओके, तो ये स्टार्स से अगर सीधा लाइन पकड़ के आप जाओ तो आपको अर्सा माइनर का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार दिखाई देता है, पोलैरिस। पोलैरिस की खासियत ये है कि वो हमारा अर्थ का नॉर्थ स्टार करके सर्व करता है। ओके, व्हाई? बिकॉज द अर्थ्स नॉर्दर्न एक्सिस पॉइंट्स एट दिस स्टार नाउ। Currently, in the current few thousand years, it is pointing towards the Polaris. Okay, इस स्टार की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो हम इसको नॉर्थ स्टार बुलाते हैं। तो ये मेराक एंड डुबे आर द पॉइंटर स्टार्स फॉर दिस पर्टिकुलर स्टार, Polaris. एंड Polaris हमारे लिए बहुत कांस्टेंट स्टार है, बिकॉज वो नॉर्दर्न एक्सिस का स्टार है, राइट? तो हम उसके हिसाब से बाकी सारी चीजें ढूंढ लेते हैं स्काई में कि इफ दिस इज Polaris, then clearly this is Ursa Major, ये ड्रेको है फॉर एग्जांपल, टूबान है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, अभी ये फंडा समझ लीजिएगा कि लाइक आई सेड, पोलैरिस इज नॉट गोइंग टू बी आवर स्टार फॉरएवर। ओके, नॉर्थ स्टार ये अभी के फिलहाल के 2-4 हजार के लिए हमारा नॉर्थ स्टार है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस देयर इज दिस थिंग अबाउट द अर्थ, विच इज, जैसे अर्थ का एक रोटेशन होता है, रेवोल्यूशन का मूवमेंट होता है, वैसे अर्थ का एक और मोशन होता है, प्रिसेशन ऑफ एक्सिस। ये दिख रहा है आपको, स्पिनिंग टॉप को जब आप स्पिन करवाते हैं तो उसका वो जो स्पिनिंग का एक्सिस होता है वो कांस्टेंट ऐसे एक पॉइंट पे पॉइंट नहीं करता है, राइट? वो भी एक छोटा सा सर्कल ट्रेस करता है। हैव यू नोटिस दैट? इट आल्सो, सी ओवर हियर, इट विल आल्सो ट्रेस अ स्मॉलर सर्कल। ओके, तो अर्थ का जो नॉर्दर्न एक्सिस है तो वो भी एक छोटा सा सर्कल ट्रेस करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उसको वो पूरा सर्कल कंप्लीट करने को 26,000 साल लग जाते हैं। ओके, तो ये 26,000 साल में वो जिस किसी स्टार को पॉइंट करेगा वो अपना नॉर्थ स्टार बन जाएगा। फिलहाल वो पोलैरिस को पॉइंट कर रहा है तो वो अपना नॉर्थ स्टार है। इससे पहले वो ठुबान को ये कर रहा था, वो ठुबान करके स्टार दिखाया था मैंने आपको यहाँ पे, उसको उसकी तरफ पॉइंट कर रहा था। पुराने जमाने में जब वो इजिप्ट में पिरामिड्स वगैरह बांध रहे थे ना, उस जमाने में ठुबान की तरफ पॉइंट करता था वो, तो ठुबान यूज्ड टू बी आवर नॉर्थ स्टार। ओके, अभी फिलहाल पोलैरिस है। द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी समथिंग कॉल्ड एज एराई। मैं लिख लेती हूँ उसका नाम। से भी बुलाते हैं the name of a next star. Okay, उसके बाद वाला और कुछ 2-4 हजार साल बाद आएगा तो उसका नाम होगा वेगा। That star will be called as Vega. So please remember, this is not going to be our only North Star. हमारे एज के लिए इतना काफी है, हमारे लाइफ टाइम के लिए, लेकिन clearly not for the Earth. Okay? Clear people? Okay. This. Even as we discuss the origin of the universe, there are theories to discuss the origin of the Earth. There are multiple scientists who went on to say Earth का origin hot था, Earth का origin cold था, ये हो गया, वो हो गया, multiple चीजें हो गई, and उसमें हमने Earth के origin की multiple theories propose किए। मैं आपको पहले से क्लैरिफाई कर रही हूँ, ये जो theories है उसका जो
प्रोसेस है वो आपको कभी नहीं पूछा जाता. दैट इज यूपीएससी लेवल, यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी है वो. ओके, आपको करने की जरूरत नहीं है. ये जो आपको पूछा जाएगा, इट विल बी ओनली द नेम ऑफ द थ्योरी एंड द पर्सन हु प्रपोज्ड और पोस्टुलेटेड इट. ओके, इतना ही पूछा जाता है आपको यूजुअली. तो ये वाला बहुत जरूरी है आपके लिए, ये बाय हार्ट कर लीजिए, इतना काफी है आपके लिए. ओके, द जनरल आइडिया बिहाइंड दिस, जैसे गेशियस या नेबुला हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय द इमैनुअल कांट और लप्लास, तो वो थ्योरी क्या बताता है, ये वाला जो चीज है ना लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एक बड़ा सा नेबुला है. ओके, उसके बीच में आपको दिखाई दे रहा है कोर में स्टार बनना शुरू हो गया, और साइड का जो डस्ट है या बाकी का जो छोटा बड़ा गैस बचा है, उसमें से प्लैनेट्स, पहले प्लैनेटेसमल्स बने और फिर प्लैनेट्स बने. राइट, दिस इज द जनरल आइडिया फॉर गेशियस और नेबुला हाइपोथेसिस. देन देयर आर थ्री थ्योरीज, एक प्लैनेटेसमल हाइपोथेसिस एंड एक टाइडल हाइपोथेसिस. वो दोनों सिमिलर है. प्लैनेटेसमल हाइपोथेसिस कहता है कि एक सन था, उसके बाजू से एक स्टार गुजर के जा रहा था. ओके, तो फिर वो धीरे धीरे से वो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से, बिकॉज द स्टार वाज पासिंग नियर द सन, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मटेरियल निकलता गया सन में से. ओके, तो वो फिलामेंट है ये, एंड इसको कहते हैं वो प्लैनेटेसमल हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय चेम्बरलिन एंड मोल्टन. सेपरेटली प्रपोज किया था दोनों ने. एंड देन देयर इज द थ्योरी कॉल्ड एज टाइडल हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरी. तो वो कहते हैं कि सन सिमिलर फंडा, लेकिन उनके हिसाब से टाइडल हाइपोथेसिस में ऐसे झट से मटेरियल बाहर निकल गया फिलामेंट, whereas प्लैनेटेसमल हाइपोथेसिस में धीरे धीरे मटेरियल बाहर निकल गया. ओके, दैट इज द ओनली डिफरेंस. वरना सेम थिंग, सन है, दूसरा स्टार है, अप्रोचिंग स्टार है, बाजू से गुजर रहा था, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से फिलामेंट निकल गया, एंड वो फिलामेंट सन के अराउंड रोटेट करता रहा, एंड उसकी वजह से उसमें फिर डिफरेंशिएशन हो गया एंड प्लैनेट्स बन गए. ओके, दैट्स द थ्योरी. एंड देन वन देयर इज बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस. तो सन के अलावा दो और स्टार्स कंसीडर करने पड़ेंगे. एक सन है, एक कंपेनियन स्टार है, एंड एक अप्रोचिंग स्टार है. कंपेनियन स्टार, अप्रोचिंग स्टार दोनों दूसरे अलग ऑर्बिट्स में जा रहे हैं. ओके, दे आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. नाउ व्हाट हैपेंस इज, हम कह रहे हैं कि वो कंपेनियन स्टार में से फिलामेंट निकला है इन द ग्रेविटेशनल चूंचा, एंड उसकी वजह से वो जो फिलामेंट है वो कंपेनियन स्टार के साथ भी नहीं रहा, अप्रोचिंग स्टार के साथ भी नहीं रहा, जाके सन के साथ अटक गया, एंड देन उसका बना अलग, उसको वो मैटर डिफरेंशिएट हो गया, एंड उसके बने प्लैनेट्स. ओके, दिस इज द बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय H.N. Russell. Then you come to supernova hypothesis proposed by Fred Hoyle. सुपरनोवा समझते हैं ना आपको, स्टार दैट एक्सप्लोड्स. तो ऐसा एक्सप्लोजन जब हो गया, सन के अराउंड एक स्टार था, उसका एक्सप्लोजन हो गया. ओके, फिर उसका बना गैस का क्लाउड, है ना, फिर वो गैस क्लाउड सन के अराउंड घूमने लगा, उसमें डिफरेंशिएशन हो गया, मैटर एक्रीट हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, कोहेजन हो गया, एंड देन उसके बने छोटे छोटे प्लैनेटेसमल्स. क्या भैया? एक्यूमुलेशन मीनिंग मैटर और जमा हो जाता है, एंड एक्रीशन मतलब वो जमा होके बड़ा करते हैं. Like I was telling the other class also, these are terms that are used in finance also. Accumulation, accretion of wealth and all that. Unless you're looking in that particular field. तो वही फंडा कि you just need to look at material, कहीं से तो material मिल जाए, फिर वो matter differentiate हो जाएगा, and then उसके planetesimals बन जाएंगे. Okay? And then you come to the interstellar dust hypothesis proposed by Schmidt. वो भी यही बोलता है कि ओरिजिनल सन था, जहां था वैसा था. ओके, एंड वो जो इंटरस्टेलर डस्ट है ना, उससे हमने फाइनली ये सारे प्लैनेट्स बन गए हैं. क्योंकि क्या होता है कि वो डस्ट धीरे धीरे थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, देन मैटर एक्यूमुलेट कर लेगा, अक्रीट कर लेगा, एंड फाइनली उसके प्लैनेट्स बनेंगे. ओके, वंस अगेन आई रिपीट, यू आर नॉट ever asked questions on the process of these theories, but you need to know the names of these theories and the people who propose them. Okay, ठीक है, the scientists who propose them. जी भैया, बड़ा करूं? हाँ, एक क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछा था, सम 5-6. जी भैया, इमानुएल कांट इज अ वेरी फेमस गाय. आप फिलोसफी में जाओ, ज्योग्राफी में जाओ, एस्ट्रोफिजिक्स में जाओ, he has not just contributed to chemistry, I think, but he is a very famous guy, German person, very famous. Okay, now you come to the solar system. We have time for the solar system. Solar system जब हम कहते हैं तो we are, this is not the diagram I like, this is the diagram we look at. Okay, okay, हम जब solar system को consider करते हैं तो we are saying कि solar system is the sun, then the planets within it, okay, and then all those celestial bodies that we considered earlier, asteroids, meteorites, comets, centaurs, अलग-अलग dwarf planets and all, ये सब कुछ आ जाएगा. Okay, we are considering all of those. तो सन बीइंग ओवर हियर, एंड देन उसके बाद आते हैं पहले 8 प्लैनेट्स. अब मैंने ये सिर्फ आपको एक तरफ का व्यू दिया है. यू हैव टू इमेजिन, आप टॉप व्यू देख रहे हो, बीच में सन है और साइड में वो सारे प्लैनेट्स है, एंड देन उसके बाजू में वो सारे सर्कमस्टेलर डिस्क है. ओके, यू गेट दैट राइट? ऑलराइट, तो सन होता है, एंड देन उसके बाद वो जो पहले 4 प्लैनेट्स है उनको बुलाएंगे इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. टेरा मीनिंग अर्थ के जैसे, इसलिए टेरेस्ट्रियल. इनकी खासियत ये होती है कि ये रॉकी होते हैं, सॉलिड होते हैं,
छोटे होते हैं, डेंसिटी ज्यादा होती है अक्सर इनकी, इनका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नहीं होता है क्योंकि साइज छोटा होता है, तो क्लियरली वो रिंग्स नहीं बनाएंगे अपने आसपास, उनके बहुत ज्यादा मून्स भी नहीं होते, वो पहले दो को तो मून्स ही नहीं है, Mercury and Venus do not have any moons at all, okay? Whereas Earth has one moon, one natural satellite, and Mars has two, okay? Phobos, Deimos. So we are saying कि ये वो चारों की खासियत है, इनकी इनका एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा नहीं होता है. Venus is the only exception which has a proper thick atmosphere, but then वो उसका खुद का प्रॉब्लम है, वो सन के एफर्ट्स की कमी नहीं है वो, ओके? यूजुअली व्हाट हैपेंस इज ये चार जो प्लैनेट्स है, तो दे कम अंडर हेवी इन्फ्लुएंस ऑफ द सोलर विंड्स, ओके? एंड वो सोलर विंड्स स्ट्रिप ऑफ ऑल द एटमॉस्फेयर ऑफ दीस प्लैनेट्स, तो उनका प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर तो बचा ही नहीं, लेकिन नए सिरे से भी बहुत एटमॉस्फेयर बचता नहीं है. एंड एटमॉस्फेयर बनाने के लिए भी आपको बेसिकली वो प्लैनेट को ग्रेविटी चाहिए, राइट? ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस अच्छा चाहिए, सो दैट इट विल रिटेन ऑल दैट थिंग, द एटमॉस्फेयर. सो वो क्लियरली थोड़ा सा लैकिंग है, ओके? नेक्स्ट जो है उसके बाद मार्स के और जुपिटर के बीच में आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ओके? वो सारे एस्ट्रॉइड्स उसमें रहते हैं. देयर इज अनदर ड्वार्फ प्लैनेट दैट लाइज देयर, इट इज कॉल्ड एज सेरेस. दिख रहा है आपको ऊपर सेरेस? सेरेस करके एक ड्वार्फ प्लैनेट है, ओके? CERES, सेरेस. 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स मिलते हैं आपको हमारी सोलर सिस्टम में. सेरेस आपको वहां मिल जाएगा एस्ट्रॉइड बेल्ट में, यहाँ पे, ओके? एंड ये जो काइपर बेल्ट है उसमें बाकी के 3 मिल जाएंगे, प्लूटो, हाउनिया एंड माके. यू विल फाइंड दीज ओवर देयर. एंड एक जो है एरिस के जो एक और प्लैनेट है ड्वार्फ प्लैनेट, वो आपको यहाँ मिल जाएगा, स्कैटर्ड डिस्क में मिल जाएगा, ओके? तो क्लियरली थोड़ा सा दूर मिल जाते हैं. ऑलराइट, द फार्दर यू गो फ्रॉम द सन, the possibility that the bodies become a little icy becomes greater, क्योंकि सन से दूर चले गए ना, तो आइस डेवलप करना आसान हो जाता है, ओके? नेक्स्ट ये चारों प्लैनेट्स है अपने, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ओके? दे आर कॉल्ड एज आउटर प्लैनेट्स और गैस जायंट्स और जोवियन प्लैनेट्स, JOVIAN, जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं. जुपिटर जैसे इसलिए जोवियन प्लैनेट्स, ओके? मैसिव होते हैं, ह्यूज होते हैं, गैस से बने होते हैं, एंड बिकॉज उनका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट मटेरियल अराउंड इटसेल्फ भी बहुत ज्यादा होती है. तो मून्स का नंबर ज्यादा होता है, क्लियरली ज्यादा मून्स बना लेते हैं एंड रिंग्स बनाते हैं, ओके? ये हमारे जो 4 छोटे प्लैनेट्स हैं अर्थ की तरफ के 4 इनर प्लैनेट्स हैं, उनमें रिंग्स नहीं मिलते आपको, ओके? यहाँ पर आपको चारों प्लैनेट्स में रिंग्स मिल जाते हैं. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ऑल हैव रिंग्स, इवन दो सैटर्न के रिंग्स बहुत स्पेक्टेक्युलर होते हैं, फेमस है ना, सैटर्न के रिंग्स बहुत फेमस है, लेकिन बाकी तीनों को भी रिंग्स है, इवन दो यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ इट, बट ऑल 4 हैव रिंग्स, ओके? ठीक है? जुपिटर और सैटर्न का जो यूजुअली रिंग ये होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो हाइड्रोजन या हीलियम से बना होता है, whereas यूरेनस और नेपच्यून का जो एटमॉस्फेयर है वो अमोनिया एंड मीथेन से बना होता है. हेंस इट गिव्स दैट ब्लूइश ग्रीनिश टिंज जो मिलती है ना वो प्लैनेट्स को, वो उससे मिलती है उसकी, ओके? Then you have now we say there is the sun in the middle and the 8 planets orbiting it, okay? And then उसके बाजू में एक और circumstellar disk होती है, okay? You will find one more disk जिसको हम Kuiper belt बुलाते हैं. अब वो Kuiper belt में once again आपको ये 3 dwarf planets मिल जाते हैं, Pluto, Haumea, Makemake, those are famous. And then उसके बाजू में एक और circumstellar disk है, दिख रही है आपको? Scattered disk, okay? वो एक और scattered disk करके एक circumstellar disk है, उसमें आपको usually एक planet मिल जाएगा, एक dwarf planet मिल जाएगा Eris, and then you will find short period comets, okay? We have considered let me explain to you what asteroids are, फिर उसके आगे चलते हैं, okay? Asteroid का मतलब क्या होता है people? It's an irregular shaped body, rock and solid metal से बनी होती है, and irregular shaped body होती है. Unless and until it comes and interferes with the Earth's atmosphere, हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपने अपने एरिया में रहता है. अगर वो अर्थ पे आके इम्पैक्ट कर जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, because it will be a huge impact, okay? तो asteroids are not something we welcome in our atmosphere. Not that we can control it, but still here we are. तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है, ओके? नेक्स्ट चीज जो आप एनकाउंटर करते हैं वो है मीटियोर्स, ओके? उसका मैं आपको यही, दिस इज अ ऑनलाइन लेक्चर, राइट? लेट मी राइट ओवर हियर. ये कौन अटेंड करता है ये वाला ऑनलाइन लेक्चर? करते हैं लोग, ओके? नो वरीज. मेरा लो है ना, आपको 3 फंडे लिख के देती हूँ, आप देख लीजिए वो क्या है. मीटियोरॉइड, मीटियोर एंड ओके? तीनों में फर्क है. मीटियोरॉइड मतलब वो जो एस्ट्रॉइड के साथ साथ घूम रहा है हवा, उसको मीटियोरॉइड कहते हैं, ओके? बड़ा सा रॉकी बॉडी होता है, सॉलिड होता है, रॉक एंड मेटल से बनता है, अर्थ से सिमिलर स्ट्रक्चर है उसका, ओके? उसको बोलते हैं मीटियोरॉइड, ओके? दिस इज जब वो बाहर स्पेस में घूम रहा है, ओके?
एक बार वो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रॉस कर दे तो उसको हम बुलाते हैं मीटियोर। नाउ व्हाट हैपेंस इज वो मीटियोर थोड़ा फास्ट स्पीड में चलता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को आता है, छोटे छोटे पार्टिकल से टकराता है मेसोस्फीयर में आके, एंड उसकी वजह से वो इग्नाइट हो जाता है, मीटियोर बर्न करने लगता है, एंड उसको हम हवा में स्काई में देख के बोलते हैं मीटियोर शावर, शूटिंग स्टार्स वगैरह ऐसे सब कुछ बुलाते हैं। ओके, तो व्हेन इट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर देन वी कॉल इट एज अ मीटियोर। ओके, तब उसको मीटियोर बुलाते हैं। बाहर स्पेस में घूम रहा है तो मीटियोरॉइड, एस्टेरॉइड की तरह। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया उसने तो मीटियोर। एंड अगर वो वहां पे जला नहीं, अगर वो जल के खत्म नहीं हो गया एटमॉस्फेयर में, एंड इट मैनेजेस टू रीच द अर्थ सरफेस एंड इम्पैक्ट द अर्थ सरफेस, तो तब उसको बुलाते हैं मीटियोराइट। ओके, देन इट इज कॉल्ड एज मीटियोराइट। ऑलराइट, इज दिस अंडरस्टूड? फाइन। तो दीज आर द थ्री थिंग्स। वो फेमस लिए क्या से बनाए, मीटियोराइट के इम्पैक्ट से बनाए। ऑलराइट, then next is comets. Comets का फंडा समझ लेते हैं। comets इसमें भैया shooting stars are meteors भैया, burning in the earth's atmosphere, whereas comets are dusty icy bodies which famously get two tails when they are closer to the sun. वो आयनाइज हो जाता है उनके आसपास का गैस एंड डस्ट थोड़ा सा, तो उसकी वजह से फिर उनको दो टेल्स निकल आते हैं, तो वो ब्लूइश कलर का टेल दिखाई देता है। वन मोर हाउ डू यू से नोटेबल देन दी अदर, बट एक टेल बहुत आसानी से, ब्लूइश कलर की टेल अब आसानी से दिखाई देगी, राइट? थोड़ी व्हाइटिश होगी तो वो थोड़ी कम आसानी से दिखाई देगी। तो ब्लूइश टेल्स वो दो टेल्स निकलते हैं उनको, तो इसलिए वो कॉमेट्स फेमस हो जाते हैं। तो कॉमेट्स वो होते हैं यूजुअली थोड़ी दूर होते हैं सन से। ओके, ठीक है। एंड देन लास्टली देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज सेंटोर्स। ओके, सेंटोर्स आर मिथोलॉजिकल क्रीचर्स जिनको हाफ ह्यूमन हाफ हॉर्स मानते हैं। ओके, हैरी पॉटर में देखा था फर्स्ट मूवी में। सो वो सेंटोर्स होते हैं। तो हमने इस ऑब्जेक्ट का नाम सेंटोर इसलिए रखा है क्योंकि हम मानते हैं कि ये थोड़ा मीटियोर की तरह बिहेव करता है, थोड़ा कॉमेट की तरह बिहेव करता है। मीटियोर की तरह उसका कॉम्पोजिशन है, स्ट्रक्चर जो है उसका मेटल से बना है, रॉक से बना है, तो वो जो रॉकी स्ट्रक्चर है वो मीटियोर्स जैसा है, मीटियोरॉइड्स जैसा है। whereas उसका जो टेल बनाने का फंडा है, वो जो टेल्स बनाते फिरता है जब सन के थोड़ा करीब जाता है, तो दैट बिहेवियर इज अ लिटिल लाइक कॉमेट्स। ओके, तो एंड प्लीज रिमेंबर सेंटोर्स जो होते हैं ना वो बहुत रेयर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत आसानी से आपको नजर नहीं आते। ओके, इट इज, हमने अभी कुछ साल पहले एक नया फर्स्ट डिस्कवर किया, एंड देन उसके बाद कुछ साल नहीं, 30-40 साल हो गए, बट इट्स वी दिस recent इन द यूनिवर्स दैट वी हैव डिस्कवर्ड व्हाट अ सेंटोर इज एक्चुअली। ओके, सेंटोर्स की खासियत ये है, ये देखिए यहाँ लाई करते हैं, ये जो ऊट क्लाउड है ना, हीलियोपॉज के भी बाहर एक ऊट क्लाउड नाम का फंडा है, नजर आ रहा है आपको यहाँ पे ऊट क्लाउड सबसे लास्ट में जो दिख रहा है आपको, सर्कमस्टेलर डिस्क, दैट इज द ऊट क्लाउड। ओके, तो वो ऊट क्लाउड में आपको जाके वो लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स मिलते हैं, सेंटोर्स मिलते हैं, एंड उसके जो ऑर्बिट्स होते हैं वो एक्सट्रीमली अनस्टेबल होते हैं। अर्थ का कैसे डिसाइडेड, राइट, इतना इतना ही घूमेगा, राइट? तो वैसे सेंटोर्स का बहुत अनस्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं, बहुत इरेटिक ऑर्बिट्स होते हैं। ओके, तो एंड वो ऑर्बिट्स जो होते हैं वो यूजुअली जुपिटर एंड नेपच्यून के बीच में आते हैं। ओके, वो जब घूमते हैं तो वो जुपिटर, वो सन का चक्कर नहीं काट रहे, वो जुपिटर एंड नेपच्यून के बीच में चक्कर काट रहे हैं। ओके, ठीक है, इज दिस अंडरस्टूड? देयर इज वन मोर फंडा दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, हीलियोस्फीयर एंड हीलियोपॉज, वो समझ लीजिएगा। हीलियो का मतलब सन, सन से आता है, सन इज द ओरिजिन ओवर हियर। हीलियोस्फीयर मतलब जहां तक सन का इन्फ्लुएंस होगा, एंड व्हेन वी आर सेइंग सन का इन्फ्लुएंस वी आर सेइंग सोलर विंड्स का इन्फ्लुएंस। सन काहे से बना है? गैस से बना है, हाइड्रोजन गैस से। सन का सरफेस टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल हैपन टू द गैस? इट विल गेट आयनाइज्ड। क्या बनेगा उसका? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बनेंगे, एंड ये सब कुछ अर्थ, सन खुद अपनी ग्रेविटी में कंटेन नहीं कर पाता है, तो उसका क्या होता है, वो सन की बाहर एक स्ट्रीम बन जाती है, कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ दीज आयंस दैट आर बीइंग पुश्ड आउटवर्ड। ओके, तो ये जहां तक उस सोलर, उसको हम सोलर विंड्स बुलाते हैं, तो जहां तक उसका इन्फ्लुएंस रहता है वी कॉल दैट एज द, उसको हम सोलर विंड्स बुलाते हैं, या उस रीजन को फिर हम हीलियोस्फीयर बुला देते हैं। ओके, एंड देन यू हैव द, देन देयर इज ऑब्वियसली उसके बाद एक सेक्शन आता है, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, हीलियोपॉज बुलाते हैं हम उसको। ओके, helio meaning sun, pause means the limit or the boundary. Okay, तो this is the limit of the solar winds, कि यहाँ तक solar winds का influence रहेगा और उसके बाद नहीं रहेगा। अब heliopause obviously flexible है, अगर solar winds strong रहेंगे तो heliopause obviously बाहर की तरफ stretch करेगा। अगर and this is an imaginary boundary of people, we are not talking of actual boundaries, this is an imaginary boundary, and अगर solar winds उतने strong नहीं रहे तो obviously heliopause थोड़ा अंदर की तरफ stretch हो जाएगा। Okay, ठीक है, good so far. I am going fast because we have tons of things to do. If you have any doubts, if you have come across a concept that you haven't understood, please ask her. ये फटक से समझ लेते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ द सन। सन की शुरुआत क्या है? ये हमारे सन की बात कर रहे हैं हम लोग,
हमारी स्टार की बात करें, ओके, सन की शुरुआत क्या होती है? नेबुला। नेबुला इज कॉल्ड एज अ नर्सरी ऑफ स्टार, इज बेसिकली जस्ट अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, ओके। तो उसमें यूजुअली कोर जो होता है उसका, वहां से शुरू हो जाता है स्टार बनना, ओके। उसको वो स्टार का जो शुरुआत होती है या इनिशियलाइजेशन होता है, उसको कहते हैं, उस स्टेज को कहते हैं प्रोटोस्टार, ओके। करंटली वी आर, हाँ, मतलब दैट इज द बिगिनिंग ऑफ इट भैया, इनिशियल स्टेज ऑफ इट, सो उसको प्रोटोस्टार बुलाते हैं। व्हाट इज दिस? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, दिस इज द मेन सीक्वेंस, ओके। हमारा सन, प्लीज रिमेंबर द नेम फॉर आवर सन इज G2, G फॉर गॉड, 2 फॉर 2, मेन सीक्वेंस स्टार, ओके। हमारा सन करंटली G2 मेन सीक्वेंस स्टार कहलाता है, ओके, क्योंकि वो मेन सीक्वेंस में चल रहा है। अब मेन सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द सन मेड ऑफ, व्हाट आर स्टार्स मेड अप ऑफ? हाइड्रोजन, ओके। नाउ ये जो हाइड्रोजन होता है, स्टार का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द वन एंड ओनली फंक्शन दैट अ स्टार हैज? एमिट लाइट एंड एनर्जी, ओके। हाउ विल इट डू दैट? बाय अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन. What is nuclear fusion? Combining 4 hydrogen nuclei together to form one helium nucleus, and the reaction produces tremendous amount of energy. और वो सिर्फ 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के साथ ये नहीं कर रहा है, इट इज डूइंग इट विद मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, ओके, ऑब्वियसली। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड, ओके। तो अब ये जो फंडा है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मेन सीक्वेंस। आपका जो ओरिजिनल बेसिक हाइड्रोजन है, कोर में जो हाइड्रोजन था, उसको वो स्टार यूटिलाइज कर लेता है टू प्रोड्यूस हीलियम न्यूक्लियाई। द हीलियम न्यूक्लियाई इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, द एनर्जी इज द ऑब्जेक्टिव, ओके। तो वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह से। लेकिन क्या हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई है हाइड्रोजन का? नहीं। कुछ मिलियन साल के बाद वो स्टार का जो हाइड्रोजन का सप्लाई है, वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट होने लगता है, ओके। अब क्लियरली वो हाइड्रोजन को कंबाइन नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है? जो ओरिजिनल उसका जो कोर है, वो अभी हीलियम से बन जाता है, क्योंकि बड़े सारे हीलियम एटम्स प्रोड्यूस हो गए, हाइड्रोजन यूटिलाइज हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। तो वो जो अभी हीलियम न्यूक्लिया है, वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। That process is called as triple alpha process. Triple alpha इसलिए because वो 3 हीलियम न्यूक्लियाई को कंबाइन करता है together to form one carbon nucleus. Okay, एक कार्बन एटम फॉर्म करता है। तो अब क्या बनेगा? अब किसका? 4 है ना, 4 2, हाँ, 4 4 4 4 3 are 12, वेरी करेक्ट, एंड 2 3 are 6, ठीक है, चलेगा। तो 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, सॉरी 3 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म 1 कार्बन न्यूक्लियस। तो अभी ऑब्वियसली हाइड्रोजन बाहर चला गया, हाइड्रोजन का शेल बन जाता है। ये वाला स्टेज देख लीजिए पीपल, हाइड्रोजन का शेल बन जाता है बाजू में, और ये बीच में कार्बन भर जाता है, ओके। इस स्टेज को कहते हैं रेड जायंट। अभी इस स्टेज पे पीपल सी, न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस में ऑब्वियसली ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लाइट एंड एनर्जी रिलीज हो रही थी, ओके। लेकिन ट्रिपल अल्फा प्रोसेस में उतनी एनर्जी नहीं रिलीज हो रही है, तो क्लियरली स्टार इज इंचिंग टुवर्ड्स इट्स डेथ, ओके। अब वो मरने की इसमें फिराक में। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि अब ये रेड जायंट बन गया, मतलब द स्टार इज क्लोजर टू द एंड, सो जस्ट 2 minutes the star is closer to the end, and उसका जो end stage होगा उसको बुलाते हैं white dwarf, okay, that stage is called as white dwarf. Please remember, sun का कुछ और नहीं बनेगा, येलो नहीं, ऑरेंज नहीं, ब्राउन नहीं, कुछ और नहीं बनता है, white dwarf बनता है। आपको हमेशा पूछा जाएगा कि हमारे सन का क्या बनता है, तो हमारे सन का white dwarf बनता है, okay. Is this clear people? Okay, thank you very much.